तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का एक ऐसा एपिसोड जो फैंग युआन की किस्मत को पूरी तरह पलटकर रख देगा। एक तरफ फांग युआन का शरीर मर चुका है और उसकी सोचने की रफ्तार धीमी हो चुकी है, लेकिन इसी अंधेरे के बीच उसे एक ऐसा रास्ता मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या फैंग युआन अपनी इस लाचारी को एक बड़ी ताकत में बदल पाएगा? आखिर क्या है वो खतरनाक आइडिया जो लांगया लैंड स्पिरिट से जुड़ा है? चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। चैप्टर नंबर 651 से 655 तक। उसकी कल्टीवेशन का रुक जाना तो बस सबसे बड़ा नुकसान था, इसके अलावा भी कई छोटे छोटे नुकसान थे। उन्हीं में से एक था, उसे अब दर्द महसूस ही नहीं होता था। और दूसरा बड़ा मसला था कि उसकी सोचने समझने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। इस दुनिया में विजडम पाथ पहले ही ये समझ चुका था कि इंसान सोचता कैसे है। जब कोई इंसान सोचता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स पैदा होते हैं। जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके दिमाग में थॉट्स जल्दी और ज़्यादा संख्या में पैदा होते हैं, और जो कम अक्ल वाले होते हैं उनके थॉट्स कम बनते हैं और धीरे बनते हैं। ये छोटे छोटे थॉट्स आपस में टकराते हैं। टकराने पर या तो वो आपस में मिल जाते हैं या फिर कुछ नष्ट हो जाते हैं। आखिर में एक या उससे ज़्यादा नए थॉट्स बनते हैं। यही नए थॉट्स असल में सोचने का नतीजा होते हैं। दिमाग वो जगह है जहां थॉट्स पैदा होते हैं। सोचने के लिए ये हर जीव के लिए बहुत अहम हिस्सा होता है, लेकिन ये जगह दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक शरीर और दूसरा सोल। अगर किसी इंसान की सोल किसी जंगली जानवर के शरीर में चली जाए तो वो जंगली जानवर बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा। उसकी अक्ल आम जानवरों से कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी एक सामान्य इंसान से कम ही रहेगी। जीव आसमान और धरती का सार है और इंसान सभी जीवों में सबसे ज़्यादा समझदार होता है। इंसान के इतना इंटेलिजेंट होने के लिए एक इंसानी शरीर और एक इंसानी सोल दोनों चाहिए। अब फैंग युआन का शरीर पूरी तरह मर चुका था, बस उसकी सोल ही सही सलामत बची थी। इसी वजह से उसके दिमाग में पैदा होने वाले थॉट्स बहुत कम हो गए थे और उसकी कॉग्निशन की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी थी। अगर वो ज़्यादा सोचने की कोशिश करता तो थॉट्स की संख्या और भी तेज़ी से घट जाती, क्योंकि ज़ॉम्बी का दिमाग वैसे ही कम थॉट्स बनाता है, वो भी धीरे धीरे। जितनी तेज़ी से थॉट्स खर्च होते हैं उतनी तेज़ी से नए थॉट्स बन ही नहीं पाते। अगर फैंग युआन कोई साधारण ब्रूट होता तो शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो चालें चलने वाला, योजनाएं बनाने वाला, हर हाल में जीतने की साजिश रचने वाला इंसान था। ज़ॉम्बी बनने के बाद उसे ये हालत बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। वो इस बदलाव का आदी नहीं था। कोई हैरानी नहीं कि ज़्यादातर ज़ॉम्बीज़ जैसे फर्स्ट जेन गुयुए गहरी नींद में चले जाना पसंद करते हैं। जब कोई सो रहा होता है तो वो कम सोचता है, थॉट्स की खपत बहुत कम हो जाती है और दिमाग में धीरे धीरे थॉट्स जमा हो जाते हैं। और जब लड़ाई का वक्त आता है तब वो एक साथ बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वही जमा किए हुए थॉट्स इस्तेमाल करते हैं। फैंग युआन के मन में एक नई समझ बनी। यही वजह थी जायंट सन्स विल के डीप स्लंबर में जाने की भी। जितना कम मैं सोचूंगा उतना ही ज़्यादा सुस्त और धीमा बनता जाऊंगा। सोचो, एक दिन गु युए फांग युआन खुद एक बेवकूफ़ बन जाएगा। फैंग युआन ने मन ही मन खुद का मजाक उड़ाया और अपने बिखरे हुए थॉट्स को समेटने की कोशिश की। फिर उसने लिटिल हु इमॉर्टल की तरफ देखा और बोला, मेरे सीनियर ब्रदर टाई बाई युनशेंग को यहाँ ले आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लिटिल हु इमॉर्टल ने आज्ञा मानते हुए सिर हिलाया और उसी पल गायब हो गई। वो लैंड स्पिरिट थी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर वो कहीं भी पल भर में पहुंच सकती थी। 10 सांसों के समय के बाद लिटिल हु इमॉर्टल वापस आई और इस बार उसके साथ टाई बाई युनशेंग भी था। जूनियर ब्रदर, तुम अब हम क्या करेंगे? फांग युआन को देखते ही टाई बाई युनशेंग ठिठक गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और भारी आवाज में बोला। उसे पहले ही पता चल चुका था कि फैंग युआन पूरी तरह 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग बन चुका है। ये बात फांग युआन ने पहले ही लिटिल हु इमॉर्टल को बता दी थी और कहा था कि टाई बाई युनशेंग को ये सच्चाई बताई जा सकती है। फैंग युआन जोर से हंसा। पहले मैं स्ट्रेंथ पाथ का ग्यू इमॉर्टल बना था। अफसोस, आखिर में इस हाल में पहुंच गया। अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हें फिर भी सीनियर ब्रदर ही बुलाना पड़ेगा। आओ सीनियर ब्रदर, जगह तो बहुत साधारण है, कोई पत्थर ढूंढ लो और बैठ जाओ। जिस गुफा में इस वक्त फैंग युआन मौजूद था वो गुफा पहले डांगहू माउंटेन के बिल्कुल बीच से फेरी बाईहू ने खुदवाकर बनाई थी। यही वो जगह थी जहां उसने डांगहू पलस बनाया था। बाद में जब ग्रुअल मड इमॉर्टल गू की वजह से डैंगहन माउंटेन पूरी तरह नष्ट हो गया था, तब फांग युआन ने टाई बाई युनशेंग के साथ मिलकर इसे दोबारा पहले जैसा बना दिया था। बहाल किए गए डांगहू माउंटेन में ये पहाड़ी गुफा तो बची रही, लेकिन डांगहू पलस की वो सारी शान और शौकत अब कहीं नजर नहीं आती थी।
ना गोल्डन ब्रिक्स थे, ना सिल्वर टाइल्स, ना पिंक कर्टन्स, ना वो बड़ा गोल बिस्तर, ना गोल्डन सिल्क ब्लैंकेट्स और ना ही वो खुशबूदार विंड चाइम्स। रैंक 6 इमॉर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर किसी भी माउंटेन या पानी के स्रोत को उसके पुराने हाल में लौटा सकता था। लेकिन डांगहू पलस के अंदर रखा हुआ फर्नीचर माउंटेन या पानी का हिस्सा नहीं माना जाता था। वैसे भी फैंग युआन खुद डांगहू पलस को पहले जैसा बनाना नहीं चाहता था। आखिर फेरी बाईहू का बेडरूम जरूरत से ज्यादा पिंक था, हर तरफ फेमिनिन ऑरा भरी हुई थी जो फैंग युआन को बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। अब उस पहाड़ी गुफा के अंदर कोई भी फर्नीचर नहीं था, जगह बेहद सादी और रूखी थी। टाई बाई यू शेंग ने फांग युआन के सबसे पास वाले बड़े पत्थर को चुना और वहीं बैठ गया। इस वक्त उसके दिल में फांग युआन के लिए सिर्फ चिंता, कृतज्ञता और बिना किसी शर्त का भरोसा भरा हुआ था। आखिर दोनों ने साथ मिलकर न जाने कितने खतरों का सामना किया था, मौत के कितने करीब से गुजर चुके थे। नॉर्दर्न प्लेन्स में उन्होंने बहुत कुछ झेला था और एक दूसरे के दिल की सच्ची भावनाओं को अपनी आंखों से देखा था। ऊपर से ट्रू इनहेरिटेंस सिक्लूडेड डोमेन में फांग युआन ने 2 बार ताइबाई यूनशेंग की मदद की थी। एक पल भी नहीं सोचा, एक बार भी झिझका नहीं। पहली बार उसने लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल ग्यू वापस पाने के लिए मदद की थी, और दूसरी बार उसने ताइबाई यूनशेंग की जान बचाने के लिए मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू तक छोड़ दिया था। उस पल ताइबाई यूशेंग इतना भावुक हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। उसके पास खुद एक गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस थी, इसलिए वो अच्छी तरह जानता था कि एक इमॉर्टल गू की गू इमॉर्टल के लिए कितनी बड़ी अहमियत होती है। फिर भी फैंग युआन ने उस इमॉर्टल गू को छोड़कर उसे टाई बाई यू शेंग को बचाया। ये फैंग युआन की सच्ची भावनाओं का सबसे साफ सबूत था। इसके बाद जब टाई बाई यून शेंग को हे लू लान ने पकड़ लिया था, तब फांग युआन ने बिना देर किए अपनी दिशा बदल दी और पहले मैन एज बिफोर गू को वापस लेने चला गया। इस फैसले से टाई बाई यू शेंग पूरी तरह सहमत था और उसका दिल भी शांत हो गया था। ये वाकई एक बेहद रैशनल फैसला था। जब टाई बाई यून शेंग की आंख खुली तो उसने खुद को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर पाया। वो पूरी तरह खतरे से बाहर था। टाई बाई यून शेंग खुशी से भर उठा। अपनी जान बच जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उसे तब हुई जब लिटिल यू इमॉर्टल ने उसके जागते ही लैंडस्केप एज बिफोर और मैन एज बिफोर ये दोनों इमॉर्टल यू उसे वापस लौटा दिए। टाई बाई यू शेंग का स्वभाव नरम और दयालु था। इन दोनों इमॉर्टल जीव से उसका गहरा लगाव था। खोकर फिर से अपने सबसे कीमती खजाने वापस मिल जाना उसके लिए सच में बेहद खुशी की बात थी। लेकिन जैसे ही उसने लिटिल ह्यू इमॉर्टल से फैंग युआन की हालत के बारे में सुना, उसका दिल कांप उठा। उसकी सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। उसके मन में अब सिर्फ दुख, अपराधबोध, पछतावा और फांग युआन के लिए गहरी सहानुभूति ही बची थी। इसलिए वो बार बार फैंग युआन से मिलने की कोशिश कर रहा था, दिल से चाहता था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जूनियर ब्रदर को बचा ले। इस वक्त वो पत्थर की चट्टान पर बैठा था। उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिख रहा था। उसने लंबी सांस ली और भारी आवाज में बोला, मुझे बहुत शर्म आ रही है जूनियर ब्रदर, तुमने मेरी जान बचाई और अब जब तुमसे मिला हूं तो उल्टा मुझे ही तुम्हारी तसल्ली और दयालु बातें सुननी पड़ रही हैं। फैंग युआन ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और टाई बाई यू शेंग के कंधे पर थपथपाया। अपनी भारी और रूखी आवाज में हंसते हुए बोला, किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। जिंदगी में ज्यादातर चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। इंसान को दिल थोड़ा खुला रखना चाहिए। मैं ज़ॉम्बी बन गया लेकिन फिर भी पूरी तरह मरा नहीं हूं, अभी जिंदगी और मौत के बीच अटका हूं। उन लोगों से तो बेहतर ही हैं जो सच में मर चुके हैं या फिर जायंट सन्सविल जैसे हाल में हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिरी वक्त पर मुझे विजडम ज्यू भी मिल गया। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। सीनियर ब्रदर, खुद को दोष मत दो बल्कि खुश रहो। जब फैंग युआन वहां से निकला था, उसने स्टारगेट खोल दिया था। विजडम ज्यू समझ गया था कि ये बाहर की दुनिया जाने का रास्ता है। उसकी जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट ने उसे खुद ही फैंग युआन की तरफ उड़ने पर मजबूर कर दिया। ये सब फैंग युआन पहले से ही अंदाजा लगा चुका था। स्टारगेट ग्यू एक मॉर्टल ग्यू था, उसमें इमॉर्टल ग्यू की ऑरा को रोकने की क्षमता नहीं थी। फैंग युआन ने दांत भींचकर जबरदस्ती विजडम ग्यू को अपने इमॉर्टल एपर्चर के अंदर डाल दिया। हालांकि विजडम ग्यू ने खुद अपनी ऑरा को दबा लिया था और फैंग युआन का इमॉर्टल एपर्चर भी एक डेडलैंड था जो इसे संभालने में ज्यादा सक्षम था। फिर भी स्टारगेट से गुजरने के उस थोड़े से वक्त में फैंग युआन के लिए इसे संभाल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। जैसे ही वो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लौटा, उसने तुरंत विजडम ग्यू को बाहर निकाल दिया। ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड एक रैंक 6 इमॉर्टल एपर्चर था। ऊपर से ये टीएनटी माउंटेन पर स्थित था, जहां सेंट्रल कॉन्टिनेंट की अर्थ क्यूआई मिलती थी, इसलिए ये बहुत स्थिर था। ये किसी ग्यू इमॉर्टल के शरीर के अंदर मौजूद इमॉर्टल एपर्चर जैसा नहीं था। विजडम ग्यू के बारे में टाई बाई यूशेंग को पहले से सब पता था। उसने भावुक होकर कहा,
महान इंसान हमेशा महान काम करते हैं। जूनियर ब्रदर, तुम्हारी एबिलिटी ने तो मुझे सच में दिल से तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन फिर भी, यहां तक कि लेजेंडरी रैंक 9 इमॉर्टल जू भी जूनियर ब्रदर के ज़ॉम्बी बॉडी को ठीक नहीं कर सकता। क्यों ना मुझे एक बार मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू आजमाने दो। ये कहते हुए टाई बाई यू शेंग खड़ा हो चुका था। वो सच में कोशिश करने के लिए तैयार था, लेकिन फैंग युआन ने उसे रोक लिया। सीनियर ब्रदर, तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो कि मैन एज बिफोर इमॉर्टल जू सिर्फ किसी इंसान को उसके पास्ट के एक पल की हालत में लौटा सकता है। ये किसी को जिंदा तो कर सकता है, लेकिन इतना लंबा वक्त बीत चुका है। पता नहीं उस पल के बाद कितने अनगिनत पल गुजर चुके हैं। ऐसे में ये मुझे कैसे ठीक कर पाएगा? कोशिश भी करोगे तो बेकार ही जाएगी। फिर क्यों अपनी कीमती ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बर्बाद करना? टाई बाई यू शेंग का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसकी भावनाएं बेकाबू हो चुकी थीं। फैंग युआन की बात खत्म होते ही उसने अचानक अपने दोनों हाथ उठाए और जोर जोर से अपने ही गालों पर मारने लगा। पक पक पक। लगातार 5-6 तेज आवाजें गूंजीं। टाई बाई यू शेंग सच में खुद को थप्पड़ मार रहा था। सीनियर ब्रदर, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? फैंग युआन एक पल के लिए घबरा गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और दोनों हाथ बढ़ाकर टाई बाई यू शेंग के हाथ पकड़ लिए। ताकत में टाई बाई यू शेंग फैंग युआन के सामने टिक ही नहीं सकता था। हाथ पकड़े जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। जूनियर ब्रदर, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे सच में बहुत अफसोस है। रोते रोते उसके घुटने मुड़ गए। वो जमीन पर घुटने टेकने की कोशिश करने लगा। फैंग युआन ने तुरंत उसे थाम लिया और हैरानी से बोला, सीनियर ब्रदर, ये क्या कर रहे हो? जूनियर ब्रदर, अगर उस वक्त मैंने मैन एज बिफोर इमॉर्टल जू तुम्हें दे दिया होता तो तुम उसे सबसे अहम पल में इस्तेमाल कर पाते और आज इस हाल में नहीं होते। टाई बाई यून शेंग आंसुओं से भरे चेहरे के साथ बोला। वो बेहद दयालु इंसान था। पहले भले ही उसकी वजह से गाओ यांग और जू जई की मौत हुई थी, लेकिन वो सिर्फ जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट थी। उसके दिल में फैंग युआन उसकी जान बचाने वाला, उसका बेनिफैक्टर था। वो उसका जूनियर ब्रदर भी था। दोनों का मास्टर एक ही था। लेकिन वही इंसान जो उसका बेनिफैक्टर और जूनियर ब्रदर था, आज उसकी अपनी लापरवाही की वजह से इस हाल में पहुंच गया था। अगर उस वक्त टाई बाई यून शेंग ने खुद आगे बढ़कर अपना गू वर्म फैंग युआन को दे दिया होता तो फैंग युआन आज इतनी अजीब और दर्दनाक हालत में नहीं होता। टाई बाई यू शेंग के होश में आने के बाद से ही ये ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था। यही सोच उसे अंदर से कचोट रही थी। वो गहरे दुख और पछतावे में डूबा हुआ था। इस वक्त टाई बाई यू शेंग की हालत इतनी खराब थी कि वो कमजोरी से जमीन की तरफ गिरने लगा था। दर्द और पछतावे में डूबा हुआ था। फैंग युआन की दोनों बाहों का सहारा ही उसे थामे हुए था। फैंग युआन की ऊंचाई पूरे 6 मीटर थी। ऊपर से नीचे रोते हुए टाई बाई यू शेंग को देखते हुए उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक उभरी। मैं सच में खुश हूं कि तुम्हारे मन में ऐसे विचार हैं। फैंग युआन ने ये बात मन ही मन हंसते हुए सोची, लेकिन बाहर से उसकी आवाज़ पूरी तरह सच्ची और अपनापन लिए हुई थी। उसने कहा, सीनियर ब्रदर, तुम्हें खुद को इस तरह सताने की ज़रूरत नहीं है। ज़ॉम्बी बॉडी को वापस बदलना ज़रूर बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास अभी भी कई रास्ते और मेथड्स मौजूद हैं। और ये मत भूलो कि हमारे पास विजडम जीयू भी है। टाई बाई यून शेंग ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोला, विजडम गू रैंक 9 तक का है। वो यहां तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की वजह से आया है। जूनियर ब्रदर, तुम भले ही रैंक 6 गू इमॉर्टल हो, लेकिन तुम उसे रिफाइन नहीं कर सकते और ना ही उसे कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल, ये बात मैं भी अच्छी तरह समझता हूं, फैंग युआन ने शांत लहजे में कहा। लेकिन फिर भी सिर्फ विजडम जू की थोड़ी सी लाइट ऑफ विजडम ही मुझे बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। सच कहूं तो मेरी मौजूदा ज़ॉम्बी बॉडी में कोई लाइफ स्पैन ही नहीं है। इस लिहाज से तो ये विजडम जीयू के पास जाने के लिए और भी ज्यादा सूटेबल है। कहते हुए फैंग युआन ने अपनी तीसरी बांह बढ़ाई और टाई बाई यू शेंग की पीठ पर हल्के से थपकी दी। और इसके अलावा मेरे पास मो याओज विल भी है। मो याओ। टाई बाई यून शेंग उलझ गया। ये 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से मिला मेरा एक एक्स्ट्रा गेन है। मो याओ कभी रिफाइनमेंट पाथ की ग्रैंड मास्टर हुआ करती थी। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की स्पिरिट अफिनिटी हाउस की एक जनरेशन की फेरी भी थी। टाई बाई यून शेंग नॉर्दर्न प्लेन्स में पैदा हुआ और पला बढ़ा था। उसने पहले कभी मो याओ का नाम नहीं सुना था, लेकिन स्पिरिट अफिनिटी हाउस का नाम वो जानता था क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की टॉप 10 सेक्ट्स में से एक थी। स्पिरिट अफिनिटी हाउस की फेरी और ऊपर से रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर। लगता है ये मो याओ कोई साधारण शख्स नहीं थी। टाई बाई यू शेंग के चेहरे पर छाया हुआ अंधेरा थोड़ा हल्का पड़ गया। फैंग युआन फिर हंसा और बोला, और सबसे अहम बात यह है सीनियर ब्रदर, ये मत भूलो कि हमारे पास मास्टर भी है।
मुझे पूरा भरोसा है कि मास्टर के पास इसका सोल्यूशन जरूर होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। जब मास्टर ने मुझे 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का मिशन दिया था तो उसने मुझे सिर्फ एक कंज्यूमेबल जू दिया था। उसका इस्तेमाल मास्टर को सारी डिटेल्स रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लौटते ही 2 दिन पहले ही मैं उस जू का इस्तेमाल कर चुका हूं। इससे पहले फांग युआन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में ताई बाई यून शेंग की सोल की जांच कर चुका था। उसने उसकी जिंदगी की कहानी और उसके सीक्रेट्स सब जान लिए थे। ताई बाई यून शेंग कभी एक रहस्यमय भिखारी से मिला था। उसी से उसे टाइम पाथ गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस मिली थी। इसी बात का फायदा उठाकर फैंग युआन ने झूठ और चालाकी से अपनी मीठी जुबान और वर्ल्ड क्लास एक्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में ताई बाई यून शेंग को यकीन दिला दिया था कि दोनों का मास्टर एक ही है, वही बूढ़ा भिखारी। फैंग युआन ने उस भिखारी को खुद ही एक नाम दे दिया था, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क। ताई बाई यून शेंग ने फैंग युआन के इस झूठ पर पूरी तरह भरोसा कर लिया था। अब जब फैंग युआन ने ये बात दोहराई तो ताई बाई यून शेंग की आंखों में चमक आ गई। तो जूनियर ब्रदर के पास मास्टर से संपर्क करने का तरीका है। ये तो वाकई कमाल की बात है। बाकी लोगों के पास चाहे कोई रास्ता ना हो, लेकिन मास्टर इतना जानकार इंसान है। मुझे पूरा भरोसा है कि उसके पास कोई ना कोई मेथड जरूर होगा। उसके दिल में उम्मीद की आग जल उठी थी। उसकी आवाज और लहजे से साफ समझ में आ रहा था कि उस बूढ़े भिखारी की उसके दिल में कितनी अहम जगह थी। ताई बाई यू शेंग उस बूढ़े पर पूरी तरह भरोसा किए हुए था। अगर इस पल उसे सच्चाई पता चल जाती तो न जाने उसके चेहरे पर कैसा भाव आता। फैंग युआन ने कोई भी कमी नहीं दिखाई। बिल्कुल शांत और सामान्य लहजे में बोला, सीनियर ब्रदर, जल्दी मत करो। मुझे पूरा भरोसा है कि मास्टर का लेटर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। हमें धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। ताई बाई यूं शेंग ने सिर हिलाया। फैंग युआन ने जैसे ही पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का नाम लिया, उसका मन आखिरकार शांत हो गया। फैंग युआन ने अपने हाथ हटा लिए और ताई बाई यूं शेंग सीधे खड़ा हो गया। वो एक कदम पीछे हटा। उसकी नज़र फैंग युआन की चमकती लाल आंखों से टकराई। उसने अपना हाथ उठाया और सीने पर रखा। बेहद गंभीर भाव से बोला, जूनियर ब्रदर, तुम्हारी इस नेकी को मैं अपने दिल के अंदर गहराई तक लिख लूंगा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं लॉन्जेविटी हेवन की कसम खाता हूं, भले ही मास्टर के पास तुम्हें ठीक करने का कोई तरीका ना हो, फिर भी मैं ताई बाई यून शेंग अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दोबारा जिंदा करने का रास्ता खोजने में लगा दूंगा, जूनियर ब्रदर। हा हा हा। फैंग युआन ने सिर उठाकर जोर से हंसते हुए कहा, लॉन्जेविटी हेवन तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की ग्रोटो हेवन है। हमने अभी अभी उसी बूढ़े की ट्रू यांग बिल्डिंग तहस नहस की है, और अब तुम उसी के नाम की कसम खा रहे हो। ये तो हद से ज्यादा आयरॉनिक हो गया। फिर फांग युआन का लहजा अचानक सीधा और गंभीर हो गया। सीनियर ब्रदर, मैं तुमसे साफ साफ बात करता हूं। हम दोनों मास्टर के शिष्य हैं, और मैं तुम्हारी जान बचा चुका हूं। जरूरत के वक्त मिली एक बूंद का बदला पूरा झरना बनकर चुकाया जाता है। अब आगे मुझे तुमसे पूरा बदला चाहिए। बताओ। ताई बाई यूं शेंग ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया। उसने तो बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वो ये कर्ज चुकाएगा। चाहे फैंग युआन उससे नामुमकिन चीज ही क्यों न मांग ले, उसे कोई आपत्ति नहीं होती। इन दिनों जब से वो होश में आया था, उसके दिल में अपराधबोध भरा हुआ था। उसका ज़मीर उसे लगातार कचोट रहा था। फैंग युआन के लिए कुछ कर पाना ही उसके दिल को थोड़ा सुकून दे सकता था। इसलिए फैंग युआन भी गंभीर हो गया। ये बात मैं बहुत समय से सोच रहा हूं। वो है हमारी सीनियरिटी का मसला। मैं मास्टर का लेगेसी डिसाइपल हूं, लेकिन तुम इमॉर्टल बन गए तो मेरी बराबरी पर आ गए। ये बात मुझे पसंद नहीं है। मैं पहले स्ट्रेंथ पाथ का ग्यू इमॉर्टल था। भले ही अब ज़ॉम्बी बन गया हूं, लेकिन देर सवेर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं वापस सामान्य हो जाऊंगा। इसलिए सीनियरिटी के हिसाब से मैं सीनियर ब्रदर हूं और तुम जूनियर ब्रदर। ताई बाई यूं शेंग की आंखें फैल गईं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन जिस कर्ज की बात कर रहा है वो इतनी छोटी सी बात होगी। उसके दिल में एक गहरी भावना उमड़ आई। फैंग युआन ऐसा इंसान नहीं था जो एहसान का फायदा उठाए, लेकिन क्या वो ताई बाई यूं शेंग ऐसा इंसान था जो एहसान चुकाना न जाने? वो मन ही मन सोचने लगा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और हाथ बढ़ाकर फैंग युआन की टांग थपथपाई। फैंग युआन की टांग पहाड़ की चट्टान जैसी सख्त थी। उसके मोटे और खुरदरे बाल ताई बाई यूं शेंग की हथेली में चुभ गए। फैंग युआन पूरे 6 मीटर लंबा एक दैत्य जैसा था। ताई बाई यूं शेंग उस कद पर बस उसकी टांग ही थपथपा सकता था। वो गंभीर था। फिर सिर उठाकर फैंग युआन के चेहरे की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोला, अरे जूनियर ब्रदर, ये तो सिर्फ तुम्हारी विशफुल थिंकिंग है। सीनियरिटी जैसी चीज इतनी आसानी से कैसे बदल सकती है?
जब तक मास्टर खुद हमारी जगह नहीं बदलता तब तक मैं ही तुम्हारा सीनियर ब्रदर रहूंगा। हा हा हा। ताई बाई यूशेंग के अंदर आत्मसम्मान की कोई कमी नहीं थी। वो इतना बड़ा एहसान इतनी आसानी से कैसे चुका देता? अरे, फैंग युआन ने नाराजगी जताते हुए आवाज लगाई। ओल्ड बाय, तुम इतने पेटी क्यों बन रहे हो? क्या तुम भूल गए मैंने पहले क्या कहा था? मैं किसी भी हालत में तुम्हें सीनियर ब्रदर नहीं बुलाऊंगा। हा हा हा। ताई बाई यूनशेंग लगातार हंसते हुए बोला, जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हारी भावना पूरी तरह समझ सकता हूं। ये सीनियर ब्रदर बुरा नहीं मानता। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कितने साल हो गए थे जब वो इस तरह खुलकर हंसा नहीं था। आखिरकार उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई थी। हालांकि फैंग युआन से उसकी पहचान ज्यादा पुरानी नहीं थी, फिर भी उसे उसके साथ अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे वो दोनों एक ही परिवार के हों। उसकी हंसी पहाड़ी गुफा में गूंज रही थी, और उस पल चारों तरफ की पिंक क्रिस्टल माउंटेन की दीवारें भी अजीब तरह से सुकून देने वाली लग रही थीं। गुफा के अंदर अब सिर्फ फैंग युआन ही रह गया था। ताई बाई यूशेंग वहां से जा चुका था। फैंग युआन पत्थर की बेंच पर बैठा हुआ था। उसकी 8 डरावनी भुजाएं ढीली होकर लटक रही थीं। कुछ उसकी पीठ के पीछे थीं, कुछ आपस में क्रॉस की हुई थीं। उसका शरीर इतना विशाल था कि वो बस यूं ही बैठे बैठे पहाड़ जैसा एहसास देता था। उसकी मौजूदगी ही लोगों के दिल में डर बैठा देती थी। ताई बाई यूशेंग से कैसे निपटना है, इस बारे में फैंग युआन ने बहुत गहराई से सोचा था। फैंग युआन सिर्फ खुद पर भरोसा करता था। वो कभी भी सच में किसी और पर भरोसा नहीं करता। अगर वो ताई बाई यूनशेंग को मार देता तो उसे मैन एज बिफोर गू, लैंडस्केप एज बिफोर गू और उसका रैंक 6 टाइम पाथ इमॉर्टल एपर्चर मिल जाता। लेकिन ऐसा करना उसके फायदे को पूरी तरह से मैक्सिमाइज नहीं करता। वो इस बात को नकार नहीं सकता था कि ताई बाई यूशेंग एक बहुत ही काम का मोहरा था। ये काम का होना 2 पहलुओं में था। पहला, वो इस्तेमाल करने लायक था। इमॉर्टल बनने से पहले ही वो नॉर्दर्न प्लेन्स में एक मशहूर हीलिंग गू मास्टर था। अब वो रैंक 6 टाइम पाथ गू इमॉर्टल बन चुका था। उसका ब्लेस्ड लैंड भी हाई ग्रेड का था। और ये मत भूलो कि वो एक फ्लाइंग मास्टर भी था। अगर उसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। दूसरा पहलू ये था कि उसे कंट्रोल करना आसान था। फैंग युआन पहले ही उसकी सोल सर्च कर चुका था, इसलिए ताई बाई यूनशेंग की पूरी लाइफ एक्सपीरियंस उसे साफ साफ पता थी। ताई बाई यूनशेंग दिल का बहुत ही भला आदमी था। वो अपने कर्तव्य को गंभीरता से निभाने वाला और एहसान का बदला चुकाने वाला इंसान था। वो फैंग युआन का कर्जदार था, क्योंकि ट्रू यांग बिल्डिंग में उसे कई बार मदद मिली थी, खासकर आखिरी समय में जब उसे विंडवेल ऑफ एसिमिलेशन से बचाया गया था और उसके दोनों इमॉर्टल ज्यू भी उसे वापस कर दिए गए थे। इसी वजह से अब ताई बाई यूशेंग ने फैंग युआन पर पूरा भरोसा कर लिया था। ये बात पहले ही साफ दिख चुकी थी जब ताई बाई यूशेंग ने अपनी सीट चुनी थी। गुफा में कई बड़े बड़े पत्थर थे। फैंग युआन का रूप इतना भयानक था और उसका शरीर इतना विशाल था कि कोई भी सामान्य इंसान उसके पास आते ही भारी दबाव महसूस करता और अपने आप ही दूरी बना लेता। लेकिन ताई बाई यूशेंग ने जानबूझकर फैंग युआन के सबसे पास वाली जगह पर बैठने की जगह चुनी। इसका मतलब ये था कि उसके दिल में फैंग युआन उसके सबसे करीबी लोगों में से एक था। उसे जरा भी डर नहीं था कि फैंग युआन उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ताई बाई यूशेंग ने पहले गाओ यांग और जू जई को नुकसान पहुंचाया था। यही सबसे अहम बात थी। उस समय उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसकी सोच पर कब्जा कर लिया था। ये बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन उस घटना के बाद ताई बाई यूशेंग अपराध बोध से भर गया। वो उस बात को कभी भूल नहीं पाया। उसका चेहरा बुझा बुझा रहने लगा और उसका मन लगातार यातना में रहने लगा। फैंग युआन की साजिश में फंसने के बाद वो लगभग पागल हो चुका था और उसने जबरदस्ती इमॉर्टल असेंशन करने की कोशिश की थी। उसका असली इरादा मर जाने का था। अपराध बोध के कारण आत्महत्या करने की कोशिश करना यह साफ दिखाता था कि उसका ज़मीर कितना मजबूत था। इत्तेफाक से ताई बाई यूनशेंग को जायंट सन्सविल की मदद मिल गई और वो सफलतापूर्वक गू इमॉर्टल बन गया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। फैंग युआन ने ग्लास ओनर टोकन का इस्तेमाल किया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के उस राउंड में दाखिल हुआ जहां ताई बाई यूनशेंग को रखा गया था और उसे जगा दिया। इसी नाजुक मौके पर उसने ताई बाई यूनशेंग को उनके मास्टर के सीक्रेट के बारे में बताया। ये बात सीधा ताई बाई यूशेंग की मानसिक कमजोरी पर जा लगी। यही वो जगह थी जहां फैंग युआन ने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया था। ताई बाई यूशेंग ने अपने ही अस्तित्व को नकार दिया था, इसलिए वो गहरे दर्द में डूबा हुआ था और पूरी तरह से भटका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन इसी समय फैंग युआन उसके सामने आया। उसने उसे शिष्य दिए, एक संगठन दिया जिससे उसे कहीं का होने का एहसास मिला। उसे सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने ठंडी रात में उसे आग के पास बैठा दिया हो। इसके बाद फैंग युआन उसके टाइम पाथ इमॉर्टल एपर्चर में आया और बाहर गया
और बिल्कुल सहज तरीके से उससे कहा कि वो उसके इमॉर्टल ज्यू का ख्याल रखे। इसी छोटी सी बात ने ताई बाई यूशेंग के दिल में पहली बार भरोसे की नींव रख दी। इसके अलावा ट्रू यांग बिल्डिंग में जो भी मुलाकातें हुईं, जो मुश्किलें आईं और जो हालात दोनों ने साथ मिलकर झेले, उन सब ने ताई बाई यूनशेंग को फांग युआन पर पूरी तरह भरोसा करने का एक मजबूत कारण दे दिया। एक तरह से देखा जाए तो फैंग युआन को मो याओ का धन्यवाद करना चाहिए था। अगर उसने उसके दिमाग में दखल ना दिया होता तो फैंग युआन को ताई बाई यूशेंग का ये बिना शर्त भरोसा कैसे मिल पाता। ताई बाई यूशेंग ने गाओ यांग और जू जई की मौत का कारण बना था। ये उसके अपने मूल्यों और विश्वासों के बिल्कुल खिलाफ था। इसी वजह से वो गहरे अपराध बोध से भरा हुआ था। उसे लगता था कि वो ऐसा इंसान नहीं है, फिर भी उसने ऐसा काम कर डाला। अब जबकि मैं उसका उपकार करता हूं और वो मेरा कर्जदार है, तो वो मुझे 100 गुना नहीं तो 1000 गुना लौटाकर जरूर चुकाएगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एहसान चुकाना जानता है, बल्कि इसलिए भी कि ये उसके लिए खुद को साबित करने का मौका है कि वो एक अच्छा इंसान है। फैंग युआन ने बड़े शांत भाव से इसका विश्लेषण किया। बुरे लोग एहसान नहीं चुकाते, बल्कि कई बार तो वे एहसान का बदला भी बुरी नीयत से देते हैं। भविष्य में ताई बाई यूशेंग जितना ज्यादा फैंग युआन के लिए त्याग करेगा, उतना ही ये साबित होगा कि वो सच में एक अच्छा इंसान है। इसी तरह वो गाओ यांग और जू जई के प्रति अपने अपराध बोध को धीरे धीरे खत्म कर सकेगा। ये अर्थ की साइकोलॉजिकल स्टडीज से जुड़ा हुआ था, जिसमें बैलेंस थ्योरी और कॉम्पेंसेशन मेंटालिटी जैसी बातें शामिल हैं। एक तरह से फैंग युआन ने ताई बाई यूशेंग को दोबारा खुद को साबित करने का मौका दिया था और उसे जिंदा रहने का एक ठोस कारण भी दे दिया था। फैंग युआन ये सब साफ तौर पर जानता था। इसी वजह से जब उसने ताई बाई यूनशेंग को बचाया तो उसने मैन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर, ये दोनों इमॉर्टल गू भी उसे वापस लौटा दिए। मेरे पास इमॉर्टल ज्यू बहुत ज्यादा हैं, इन्हें पालने का खर्च बेहद भारी है। इस हालात में मैन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर को ताई बाई यूनशेंग के पास छोड़ देना ही सबसे बेहतर है। इसके अलावा मेरा इमॉर्टल एपर्चर मर चुका है, वो इमॉर्टल एसेंस पैदा नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ 19 दाने ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के बचे हैं। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा उतने ही कम होते जाएंगे। भले ही मैं बाईहू का इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन अगर ताई बाई यूनशेंग का ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल किया जा सके तो क्या ये और भी बेहतर नहीं होगा। इमॉर्टल ज्यू को पालने की लागत सोचते ही फांग युआन का सिर दर्द करने लगा। ज्यू वर्म पालना किसी रखैल को पालने जैसा होता है। ज्यादातर ग्यू मास्टर्स इसके खर्च को झेल ही नहीं पाते। फैंग युआन के पास जब हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड था, तब मॉर्टल गू को पालने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब उसके पास इतने सारे इमॉर्टल ज्यू हो चुके थे कि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भी इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं था। ये एक मीठी चिंता थी। कई गू इमॉर्टल्स के पास तो एक भी इमॉर्टल ग्यू नहीं होता। वे पूरी जिंदगी एक पाने की तलाश में ही गुजार देते हैं। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था। उसने अनगिनत मुश्किलों के बाद स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को रिफाइन किया था, लेकिन जैसे ही वो सफल हुआ उसे खुद को सेल्फ डेटोनेट करने पर मजबूर होना पड़ा। इस वक्त फैंग युआन दिमाग पर जोर डाले बैठा था। वो सोच रहा था कि इतने सारे इमॉर्टल जीव को आखिर खिलाए कैसे। फैंग युआन चुपचाप बैठा रहा और अपनी पिछली जिंदगी की यादों से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता रहा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने हार मान ली। हाय, ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरी कॉग्निशन सच में धीमी हो गई है। थोड़ी देर पहले जब मैं ताई बाई यूशेंग से बात कर रहा था, तब भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे विचार बहुत धीरे चल रहे हैं। अभी मेरी सोचने की रफ्तार पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उसने लैंड स्पिरिट लिटिल ह्यू इमॉर्टल को बुलाया। विजडम ज्यू का क्या हाल है, वो इस समय कहाँ है? लिटिल ह्यू इमॉर्टल ब्लेसड लैंड की लैंड स्पिरिट थी। ब्लेसड लैंड में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ जान सकती थी। मास्टर विजडम ज्यू को जब आप यहां लाए थे, तब से वो जमीन के बहुत अंदर चला गया है। उसने रॉकमैन की एक गुफा ढूंढ ली है और इस समय वहीं सोया हुआ है। लिटिल ह्यू इमॉर्टल ने आंखें बंद की, थोड़ी देर तक महसूस किया, फिर अपनी बड़ी बड़ी पानी जैसी आंखें खोलकर ये बात कही। फैंग युआन ने सिर हिलाया और आदेश दिया, मुझे वहां ले चलो। जिस गुफा में विजडम ज्यू था वो काफी बड़ी थी। लिटिल ह्यू इमॉर्टल उसे वहां ले आई और फैंग युआन आराम से अंदर चल फिर सकता था। जैसे ही विजडम ज्यू ने महसूस किया कि फैंग युआन आ चुका है, वो 5 रंगों की रोशनी से चमकने लगा। लिटिल ह्यू इमॉर्टल फैंग युआन के कंधे पर बैठ गई और क्यूरियोसिटी से विजडम ज्यू को देखने लगी। ये रैंक 9 विजडम गू था। हालांकि लिटिल ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में होने वाली हर चीज को महसूस कर सकती थी, लेकिन इतनी नजदीक से देखना फिर भी बहुत ही दुर्लभ था। ओ विजडम ग्यू, मैंने तुम्हें भागने में मदद की थी और तुम्हारी जान बचाई थी। हमारे पहले के अग्रीमेंट के मुताबिक अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपना वादा निभाओ। अंधेरी और धूसर गुफा में फैंग युआन की आवाज गूंज उठी। विजडम गू चुप रहा।
कुछ सांसों के बाद वो हवा में ऊपर उठने लगा। उसी समय उसने लाइट ऑफ विजडम को बुला लिया। कितना सुंदर है! लिटिल ह्यू इमॉर्टल की आंखें चमक उठीं और वह खुशी से हंस पड़ीं। गोले के आकार की लाइट ऑफ विजडम कई रंगों में चमक रही थी। उसने फैंग युआन और लिटिल ह्यू इमॉर्टल दोनों को अपने भीतर ढक लिया। फैंग युआन को तुरंत महसूस हुआ कि उसके विचार आपस में तेजी से टकराने लगे हैं। वो बिजली की रफ्तार से सोच पा रहा था। यह कॉग्निशन की रफ्तार बढ़ने का नतीजा था। ये एहसास कितना सुकून देने वाला है! लिटिल ह्यू इमॉर्टल ने धीरे से आंखें खोलीं। वो खाली नज़रों से सामने देख रही थी और लाइट ऑफ विजडम के अद्भुत एहसास में पूरी तरह डूबी हुई थी। लेकिन कुछ ही सांसों के बाद उसका शरीर धुंधला पड़ने लगा। लिटिल ह्यू इमॉर्टल, तुम ऑब्सेशन से बनी हो। भले ही तुम हेवनली पावर से जुड़ी हुई हो, फिर भी विजडम जू तुम्हें बांध कर रखता है। तुम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकती। जल्दी वापस जाओ। फैंग युआन ने उंगली बढ़ाकर लिटिल ह्यू इमॉर्टल के सिर पर हल्का सा छुआ और उसे होश में ले आया। लिटिल ह्यू इमॉर्टल ने अपना सिर पकड़ लिया। एक्साइटमेंट से उसके सफ़ेद गाल लाल हो गए। मास्टर, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी समझदार हो सकती हूँ। विजडम जीयू तो कमाल का है। वो खुशी से चिल्लाने लगी, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मास्टर तो सबसे ज्यादा कमाल के हैं। आपने विजडम जीयू तक हासिल कर लिया। बस मुझे थोड़ी देर और यहां रहने दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? वो फैंग युआन की चापलूसी करने लगी। फैंग युआन जोर से हंस पड़ा। लगता है विजडम जीयू ने तुम्हें ज्यादा ही सोचने वाला बना दिया है। जल्दी बाहर निकलो। ये कहते हुए उसने अपनी 2 उंगलियां लिटिल ह्यू इमॉर्टल के सिर पर रख दीं। फैंग युआन की उंगलियों से लिटिल ह्यू इमॉर्टल का छोटा सा प्यारा सिर दब गया। वो बार बार उसे हल्के से दबाता रहा। लिटिल ह्यू इमॉर्टल ने हल्का सा मुंह फुलाया और सिर हिलाते हुए बोली, मास्टर, मैं जा रही हूं। वो फैंग युआन की बात मानने से कभी इनकार नहीं करती थी। एक चमक के साथ वो गायब हो गई। गुफा फिर से शांत हो गई। फैंग युआन बैठा नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बी का शरीर बेहद सख्त और मजबूत था। बैठने और खड़े होने में उसे कोई फर्क महसूस नहीं होता था। वह हालों के भीतर खड़ा रहा। सबसे पहले उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर में दबाकर रखी हुई मो याओ की विल की जांच की। मो याओ की विल पर लाइट ऑफ विजडम का कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन के दौरान वो पहले ही ये बात कंफर्म कर चुका था, लेकिन अब दोबारा देख लेने के बाद फैंग युआन का दिल पूरी तरह शांत हो गया। इमॉर्टल एपर्चर बनने के बाद वो एक छोटी सी दुनिया बन जाता है। इमॉर्टल एपर्चर की दीवारें ही उस दुनिया की हेवन और अर्थ की दीवारें होती हैं। वे अंदर और बाहर को अलग कर देती हैं। बाहर की कोई भी ताकत लगभग अंदर की इस छोटी दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकती। फैंग युआन ने अपनी चमकती लाल आंखें बंद कर लीं और सोचने में डूब गया। ज़ॉम्बी बनने के बाद उसके दिमाग में विचार पैदा होने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। उसकी कॉग्निशन भी सुस्त पड़ गई थी। लेकिन लाइट ऑफ विजडम उसके विचारों को तेजी से आपस में टकराने पर मजबूर कर सकती थी। जैसे जैसे वे टकराते, बहुत कम समय में ढेर सारे विचार खर्च हो जाते। अगर कोई आम ज़ॉम्बी इस रोशनी में खड़ा होता तो वो पल भर के लिए होशियार तो हो जाता, लेकिन उसके तुरंत बाद वो एकदम मूर्ख बन जाता। लेकिन फैंग युआन के दिमाग में विल्स मौजूद थीं। ये सारी विल्स विजडम पाथ ग्यू से बनी हुई थीं। वे खुद सोच सकती थीं। पहले मो याओ से निपटने के लिए फैंग युआन ने विजडम पाथ में गहराई तक काम किया था और स्पेशल विल गू, डिलिबरेट विल गू, शार्प इंटेंट गू जैसे कई तरह के गू खरीदे थे। नॉर्दर्न प्लेन्स की आखिरी यात्रा में इन्हीं विल्स ने उसकी बड़ी मदद की थी। अब फैंग युआन का अपना दिमाग साथ नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसे इन विल्स को अपने विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। उसका प्राइमीवल एसेंस असीमित था, इसी वजह से उसकी विल्स भी लगभग अनंत थीं। लाइट ऑफ विजडम के नीचे जो विल्स पहले स्थिर थीं, वे धूप में पड़ी बर्फ की तरह पिघलने लगीं और सिकुड़ने लगीं। इसके बाद अचानक प्रेरणा की चमकें उभरने लगीं। उसकी पुरानी यादें और भी साफ होती चली गईं। जैसे ही फैंग युआन ध्यान लगाकर उन्हें याद करता, उसकी अनगिनत यादें उसके दिमाग में फिर से बिल्कुल जिंदा होकर चलने लगतीं। इस पल दुनिया उसे पहले से ज्यादा उजली लग रही थी। नतीजे तक ठीक से पहुंचने से पहले ही फैंग युआन के दिमाग में समस्या हल करने के कई रास्ते उभर चुके थे। बस इन तरीकों पर चलते जाना था। फैंग युआन को पूरा भरोसा था कि वो इस समस्या का सबसे सही और सबसे बेहतर हल जरूर निकाल लेगा। भूमिगत गुफा के अंदर फैंग युआन विजडम पाथ की रोशनी में नहाया हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था। हालांकि मैं रीबॉर्न हूं और अपनी पिछली जिंदगी के 500 साल के अनुभव मेरे पास हैं, लेकिन मो याओ और जायंट सन जैसे पुराने दानवों के सामने मैं अब भी बहुत छोटा हूं। पहले इस मामले में जो मेरी बढ़त थी वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इतिहास की धारा में न जाने कितने महान नायक पैदा हुए हैं, जैसे आसमान में अनगिनत तारे चमकते हैं।
मानव इतिहास में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल एक ऐसा बेमिसाल विशेषज्ञ था जो शायद 10 लाख साल में एक बार ही पैदा होता है। फेरी मो याओ रिफाइनमेंट पाथ की एक महान मास्टर थी। अपने समय में वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी थी और अपनी हैरान कर देने वाली प्रतिभा के लिए मशहूर थी। उन दिनों पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में गिने जाने वाले टॉप 10 प्रसिद्ध ग्यू इमॉर्टल्स में उसका नाम शामिल होता था। फैंग युआन की विल पावर बहुत मजबूत थी और उसने असाधारण अनुभवों से भरी जिंदगी जी थी, लेकिन फिर भी वो इस विशाल तारों भरे आकाश में सिर्फ एक साधारण सा तारा ही था। अपनी मौजूदा ताकत और नींव के साथ उसके लिए इतिहास में उभरे उन महान विशेषज्ञों के बराबर खड़ा होना बेहद मुश्किल था। नॉर्दर्न प्लेन्स की ये यात्रा मेरी मूल अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। अगर मो याओ की विल ने दखल न दिया होता तो मैं 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में किसी और पहचान के साथ हर 10 साल में धीरे धीरे खोज करता रह सकता था। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो होना था वो हो चुका है। नॉर्दर्न प्लेन्स में अब जबरदस्त उथल पुथल मचने वाली है और अनगिनत विशेषज्ञ और शक्तिशाली ताकतें मुझे मुसीबत में डालने के लिए आगे आएंगी। फैंग युआन ने अपने पूरे अनुभवों को समेट कर देखा और साफ समझ लिया कि उसे जो नुकसान उठाना पड़ा उसकी जड़ विजडम पाथ में उसकी कमजोरी थी। उसकी असली ताकत योजना बनाने और चालें चलने में थी। रीबर्थ से मिले अनुभवों के कारण ये खूबियां और भी तेज हो गई थीं। लेकिन मो याओ की विल उसकी सोच को बिगाड़ सकती थी, जिससे वो ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग नॉर्दर्न प्लेन्स का एक आध्यात्मिक प्रतीक है और उसके ढहने का मुख्य अपराधी मैं हूं। अगर अभी मैं पकड़ा गया तो अंजाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भले ही इस समय मैं ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में छिपा हुआ हूं, लेकिन यह जगह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट तो शुरू से ही डांगहन माउंटेन पर नजर रखे हुए है और संभव है कि नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स विजडम पाथ की गणनाओं के जरिए मेरी असली पहचान खोज निकालें और मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच जाएं। फैंग युआन अच्छी तरह जानता था कि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के भीतर छिपे रहना बाहर से जितना सुरक्षित लगता है, असल में उतना ही मौत का इंतजार करने जैसा है। जब तक दुश्मन सच्चाई को पूरी तरह समझे, उससे पहले हमला बोलना ही इस खतरनाक स्थिति से निकलने का एकमात्र रास्ता था। डार्क लिमिट इमॉर्टल ज्यू के बारे में मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी सुना था। ये सच में ऑरा को छिपा सकता है और गणनाओं को रोक सकता है। अगर मैं ये इमॉर्टल ज्यू हासिल कर लूं तो मुझे यकीन है कि इस जानलेवा हालात को टाला जा सकता है। फैंग युआन के दिमाग में हे लू लैन का ख्याल आया। ये औरत कोई मामूली इंसान नहीं थी। वो बेहद खास और निर्दयी स्वभाव वाली थी। वो पूरी तरह प्रैक्टिकल थी और हालात का फायदा उठाना अच्छे से जानती थी। उसने अपने ही फायदे के लिए अपने एंसेस्टर से गद्दारी की और यहां तक कि अपने ही पिता को मार डालने का इरादा रखा। ये सब उसकी डिमोनिक प्रकृति को साफ साफ दिखाते थे। उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था और उसने स्ट्रेंथ पाथ का एक इमॉर्टल ज्यू भी हासिल कर लिया था। एक बार अगर वो ज्यू इमॉर्टल बन गई तो उसका आगे का रास्ता बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाला था। कहा जा सकता है कि वो फैंग युआन जैसी ही थी और ठीक इसी वजह से उसके साथ कोऑपरेशन करते समय असाधारण सावधानी की जरूरत थी। चाहे इमॉर्टल गू डार्क लिमिट हो या फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल, दोनों ही ऐसी चीजें थीं जिन्हें फैंग युआन हासिल करना चाहता था। यहां तक सोचते सोचते फैंग युआन की थिंकिंग की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। उसके दिमाग में मौजूद विल्स लगभग पूरी तरह खर्च हो चुकी थीं। फैंग युआन कुछ पल के लिए सुनसा हो गया, फिर उसने विजडम पाथ की रोशनी से खुद को अलग किया और ज्यू वर्म्स को एक्टिवेट करके नई विल्स बनानी शुरू की। जल्द ही उसका मन तरह तरह की विल्स से भर गया। अफसोस की बात है कि मॉर्टल ज्यू ज्यादा विल्स नहीं बना सकते और विजडम पाथ की रोशनी में वे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अगर मैं किसी इमॉर्टल ज्यू से विल्स बना पाता तो उनकी संख्या बेहद ज्यादा होती और वे लंबे समय तक टिक भी सकतीं। तब मैं जितना चाहूं उतना सोच सकता था। फैंग युआन को थोड़ा पछतावा हुआ। उसके पास रैंक 6 विजडम पाथ का इमॉर्टल गू था, डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन, जो जॉयफुल विल पैदा कर सकता था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद फैंग युआन ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इमॉर्टल ज्यू को इमॉर्टल एसेंस चाहिए होती है। उसके पास इस समय सिर्फ 19 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस की बीड्स बची थीं और क्योंकि उसका इमॉर्टल एपर्चर अब डेडलैंड बन चुका था, एक बीड इस्तेमाल करने का मतलब था कि वो हमेशा के लिए एक बीड कम हो जाएगी जिसे फिर भरा नहीं जा सकता। उसे अपनी इमॉर्टल एसेंस को जितना हो सके बचाकर रखना था ताकि जरूरत के समय काम आ सके। इसीलिए उसने फिलहाल मॉर्टल जीयू का ही सहारा लिया। जब एक तय मात्रा में मॉर्टल विल्स जमा हो गईं तो फैंग युआन एक बार फिर विजडम पाथ की रोशनी में कदम रखता है। इस बार उसने बाहरी हालात के बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरी तरह खुद पर ध्यान केंद्रित किया। मैं अब ज़ॉम्बी बन चुका हूं। मेरी कल्टिवेशन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। कैसे फिर से जिंदा होकर इंसानी शरीर वापस पाया जाए, यही सबसे पहली समस्या है। अगर यिन यांग रोटेशन ग्यू का इस्तेमाल किया जा सकता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी हूं और यिन यांग रोटेशन ग्यू सिर्फ रैंक 4 का है। दूसरी समस्या ये है कि मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं।
फैंग युआन ने नॉर्दर्न प्लेन्स की इस यात्रा में अपनी लगभग सारी जमा पूंजी झोंक दी थी। अब उसके खर्च उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा हो चुके थे और वो सीधे तौर पर दिवालियेपन के कगार पर खड़ा था। उसके पास अब एक भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन नहीं बचा था। यहां तक कि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भी बेहद बंजर हालत में पहुंच चुका था। नॉर्दर्न प्लेन्स की निर्णायक बैटल से पहले ही फैंग युआन ने बचे हुए सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खर्च कर दिए थे। आखिरी मौके पर तो हालात ऐसे बन गए थे कि उसे सामान खरीदने के लिए अपनी चीजें बदल कर देनी पड़ी। उसने ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में मौजूद लगभग सारे फॉक्स ग्रुप और वुल्फ ग्रुप बेच दिए थे। अब उस ब्लेस्ड लैंड की बड़ी ग्रासलैंड में कभी कभार ही कोई फॉक्स या वुल्फ नजर आता था। पहले फैंग युआन ने जो लगभग 10,000 हैरीमैन खरीदे थे, उनमें से ज्यादातर को भी आपात हालात संभालने के लिए बेच दिया गया। अब सिर्फ लगभग 2,000 बूढ़े हैरीमैन बचे थे जो गू रिफाइन करने में अनुभवी थे और जिन्हें बेचने का मन फैंग युआन का बिल्कुल नहीं था। रॉकमैन स्लेव का व्यापार फैंग युआन की कमाई का एक मजबूत सहारा हुआ करता था, लेकिन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के लेन देन रोकते ही ये सहारा पूरी तरह ढह गया। ट्रेजर येलो हेवन में रॉकमैन ट्रेडिंग मार्केट पहले ही पूरी तरह बांट लिया गया था और उसमें फैंग युआन के लिए घुस पाना बेहद मुश्किल हो चुका था। इससे उसकी पहले से खराब हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। सिर्फ ताकतवर बैटल स्ट्रेंथ होना काफी नहीं होता, कल्टिवेशन को सहारा देने के लिए भरपूर रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। जीयू का रास्ता नर्चरिंग, यूजिंग और रिफाइनिंग तीनों को शामिल करता है। गू मास्टर सिर्फ गू का इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि उन्हें पालना भी पड़ता है और रिफाइन भी करना पड़ता है। अब फैंग युआन एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसकी कल्टिवेशन पूरी तरह रुक गई थी, जिससे उसे पहले से भी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने लगी थी। ऐसा करना ही उसके लिए अपनी जिंदगी वापस पाने की संभावना को बढ़ाने का एकमात्र रास्ता था। 3 दिन बाद डांग हूं पलस के भीतर फैंग युआन ने एक बार फिर साधारण इंतजाम किए। उसने एक रफ हॉल बनवाया जहां पत्थर की कुर्सियां 2 कतारों में लगाई गई थीं। बीच की मेन चेयर इतनी चौड़ी थी कि किसी बिस्तर जैसी लगती थी और उसकी पीठ किसी स्मारक जितनी ऊंची थी। लेकिन जब फैंग युआन उस पर बैठा तो वो उसके शरीर के हिसाब से बिल्कुल सही बैठी। ताइबाई युनशेंग फैंग युआन की बाईं ओर पहली कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके हाथ में एक छोटी सी नाजुक सफ़ेद डाव थी। यह सफ़ेद डाव हल्की सी चमक बिखेर रही थी। यह रैंक 5 मैसेंजर डाव गू थी। कुछ देर बाद ताइबाई युनशेंग की चेतना मैसेंजर डाव गू से बाहर आई। उसने गहरी सांस ली और चिंता भरे स्वर में बोला, मास्टर मदद करने का इरादा नहीं रखते। वो इसे जूनियर ब्रदर के लिए एक परीक्षा बना रहे हैं। फैंग युआन ने सिर हिलाया। हाँ, मास्टर ने लेटर में मेरी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मैं छोटे फायदों के लालच में पड़ गया, जाने से पहले उनकी सलाह नहीं मानी और जल्दबाजी में DQ इनहेरिटेंस खोल दी। इसी वजह से मेरी मुठभेड़ मो याओ की विल से हुई और इसके बाद एक बुरे नतीजे सामने आए। इसलिए इस बार वो चाहते हैं कि मैं इस समस्या को खुद ही हल करूं। मास्टर का अंदाज हमेशा से ऐसा ही रहा है। लगता है अब मेरे पास मेहनत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ताइबाई युशेंग ने फैंग युआन की आखिरी बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उस समय भी वो पुराना भिखारी उसे गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस देने के तुरंत बाद गायब हो गया था और किसी भी बात की परवाह नहीं की थी। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा फैंग युआन की इस परीक्षा का था। इसी वजह से ताइबाई युशेंग को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। ताइबाई युनशेंग ने धीमी आवाज में पूछा, जूनियर ब्रदर, तुमने कहा था कि मास्टर ने पहले ही 6 लेगेसी डिसाइपल्स को स्वीकार कर लिया है। तुम 5वें नंबर पर हो, स्ट्रेंथ पाथ और एनस्लेवमेंट पाथ दोनों को संभाले हुए हो और तुम्हारे पास 2 गू इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस भी हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे 5 और फेलो डिसाइपल्स हैं। तो क्यों ना हम उनसे मदद मांग लें? फैंग युआन ने सिर हिला दिया। ये तो मजाक की बात थी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था। ये मैसेंजर डव गू जिन बातों को लेकर आया था वो सब फैंग युआन ने खुद गढ़ी थीं। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का नाम भी उसने यूं ही बना लिया था। 6 महान लेगेसी डिसाइपल्स तो पूरी तरह काल्पनिक थे, जो अस्तित्व में ही नहीं थे। उनसे मदद कैसे मांगी जा सकती थी? ये मुमकिन नहीं है, फैंग युआन ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में बेहद सच्चाई झलक रही थी। सबसे पहले तो मैंने मास्टर को इन फेलो डिसाइपल्स का जिक्र करते हुए बस कभी कभार ही सुना है। मैंने उन्हें कभी खुद नहीं देखा, न ही मुझे उनकी पहचान पता है और न ये मालूम है कि वे कहाँ हैं। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ये काम मास्टर ने मुझे सौंपा है। लेटर में उन्होंने तुम्हारी हैसियत को मान्यता दी है, तुम्हें 5वां डिसाइपल बताया है और कहा है कि इस समय तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि ये समस्या सुलझ सके। साथ ही उन्होंने मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स की बैटल से मिले सारे स्पॉयल्स ऑफ बैटल अपने पास रखने और इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। यही मास्टर की तरफ से मुझे मिलने वाली मदद है। अगर इसके बाद भी मैं बाकी डिसाइपल से मदद मांगूं तो ये मास्टर की इच्छा के खिलाफ होगा। आखिरकार
यह उनकी तरफ से मेरी परीक्षा है। ताइबाई युनशेंग ने चिंता और बेचैनी भरे स्वर में कहा। भले ही मास्टर ने ऐसा न भी कहा होता, तब भी मैं जूनियर ब्रदर के साथ ही रहता और अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करता। अब तुम्हारा क्या प्लान है? ओल्ड बाय, तुमने लेटर का कंटेंट भी पढ़ लिया है। मास्टर ने मुझे ज़ॉम्बी अलायंस में शामिल होने का जिक्र किया है। यह ज़ॉम्बी अलायंस किस तरह का संगठन है? ताइबाई युनशेंग ने पूछा। वो हाल ही में गू इमॉर्टल बना था, इसलिए गू इमॉर्टल से जुड़ी बहुत सी बातें उसे अभी मालूम नहीं थीं। ज़ॉम्बी अलायंस, जैसा नाम से साफ है, ज़ॉम्बीज़ का एक गठबंधन है। यह अलायंस बहुत पुराने समय से मौजूद है। कहा जाता है कि ये मेडिवल एंटिक्विटी ईरा में 3 लाख साल पहले प्रकट हुआ था। आज के समय में ये एक सुपर फोर्स है जो 5 रीजन्स में फैली हुई है। इसका मुख्य हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न सी में है और बाकी 4 रीजन्स में इसकी एक ब्रांच मौजूद है, फैंग युआन ने समझाया। ये तो पूरे 5 रीजन्स में फैला हुआ है। क्या ये नॉर्दर्न प्लेन्स के ह्वांगजिन फैमिली से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? ताइबाई युनशेंग ये सुनकर चौंक गया। फैंग युआन ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। ज़ॉम्बी अलायंस के लगभग सभी सदस्य ज़ॉम्बीज़ होते हैं और इनके हायर अप्स मेरी तरह इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ज़्यादातर ये इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ ऐसे गू इमॉर्टल्स होते हैं जो अपनी लाइफ स्पैन के अंत तक पहुंच चुके होते हैं और जिंदा रहने के लिए मजबूरी में ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इन गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर डेड हो जाते हैं। वे न इमॉर्टल एसेंस पैदा कर सकते हैं, न ही हेवन एंड अर्थ क्यूआई को एक्साई शो कर सकते हैं। कुछ समय बाद उनकी ब्लेस्ड लैंड भी सिकुड़ने लगती है और उसके हिस्से ढहने लगते हैं। इसी वजह से उनकी बैटल स्ट्रेंथ आम गू इमॉर्टल से अक्सर कम होती है। हाँ, कुछ इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ अपवाद ज़रूर होते हैं। ज़ॉम्बी अलायंस की ब्रांचेस आमतौर पर उस रीजन की सुपर फोर्सेस से कमज़ोर होती थीं, लेकिन ईस्टर्न सी में मौजूद इसका हेडक्वार्टर्स वहाँ की स्थानीय सुपर फोर्सेस से एक स्तर ज़्यादा ताकतवर था। तो मामला ऐसा है। ताइबाई युनशेंग की समझ बढ़ी। फिर उसने कुछ संदेह के साथ पूछा, तो मास्टर चाहते क्यों हैं कि जूनियर ब्रदर ज़ॉम्बी अलायंस में शामिल हो? फैंग युआन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अगर कोई गू इमॉर्टल अपनी लाइफ स्पैन के अंत तक पहुंचकर मजबूरी में इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनता है और बाद में उसे लाइफ स्पैन गू मिल जाए, तो वो ज़रूर दोबारा जिंदा होना चाहेगा। दरअसल ज़ॉम्बी अलायंस की स्थापना का एक उद्देश्य यही था कि सब मिलकर जीवित शरीर वापस पाने के तरीकों पर रिसर्च करें। इतना लंबा समय बीत चुका है तो उन्होंने निश्चित रूप से कुछ न कुछ नतीजे हासिल किए होंगे। मुझे लगता है मास्टर का इरादा इसी बिंदु पर है। ताइबाई युनशेंग खुश भी था और चिंतित भी। यह सुझाव सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ज़ॉम्बी अलायंस में शामिल कैसे होगे? फैंग युआन हंसा। ओल्ड बाय, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ॉम्बी अलायंस में शामिल होना बेहद आसान है। मुझे बस अपना इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने का दर्जा दिखाना होगा। इतना ही आसान? बिल्कुल। ज़ॉम्बी अलायंस को सभी सुपर फोर्सेस दबाकर रखती हैं, इसलिए उनका कामकाज काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से वे अलायंस में और ज़्यादा सदस्यों को शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। साथ ही इमॉर्टल ज़ॉम्बी की पहचान नकली बनाना आसान नहीं होता। ज़ॉम्बी अलायंस ने इस विषय पर बहुत गहराई से रिसर्च की है और उनके पास इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ को पहचानने के कई तरीके हैं। मेरा इरादा नॉर्दर्न प्लेन्स के ज़ॉम्बी अलायंस में शामिल होने का है, लेकिन उससे पहले हमें किसी का इंतज़ार करना होगा। हे लू लान, ताइबाई युनशेंग के मुंह से तुरंत निकल गया। फैंग युआन ने सिर हिलाया। उसने नॉर्दर्न प्लेन्स जाने की अपनी योजना ताइबाई युनशेंग से नहीं छिपाई थी और लगभग सब कुछ बता दिया था, क्योंकि आगे चलकर उसे अभी भी ताइबाई युनशेंग की ताकत का सहारा लेना था। हाय, मो याओ की विल ने गहरी सांस ली। इतने साल हो गए, आखिरी बार मैंने मिरर विलो देखा था। वह उस एकमात्र मिरर विलो पेड़ को छूते हुए बोली। उसकी आवाज़ में बीते हुए समय की यादें और भावनाओं का भारीपन साफ झलक रहा था। मो याओ की विल के बगल में फैंग युआन की विल खड़ी थी। वो चुपचाप सब देख रहा था, एक शब्द भी नहीं बोला, ताकि उसकी यादों की लय टूट न जाए। ये दुनिया सड़ी हुई और अंधेरी थी। यह फैंग युआन का मरा हुआ इमॉर्टल एपर्चर था। फैंग युआन ने चाल चलकर मो याओ की विल को अपने इमॉर्टल एपर्चर में बुला लिया था और उसके बाद उसे पूरी तरह दबाकर रख लिया। मो याओ एक रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर थी। वो कभी एक लेजेंडरी गू इमॉर्टल रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इतिहास में उसने अपने गहरे निशान छोड़े थे, इसलिए उसकी विल की कीमत स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा थी। हालांकि नॉर्दर्न प्लेन्स में मो याओ की विल की वजह से फैंग युआन को बहुत नुकसान हुआ था और वो मौत के बहुत करीब तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी फैंग युआन के मन में उसके लिए नफरत नहीं थी। इसके उलट उसके दिल में कद्र थी, यहां तक कि एडमिरेशन भी। अगर वही चालें फैंग युआन को चलनी पड़तीं तो शायद वो भी मो याओ की विल से बेहतर कुछ नहीं कर पाता। फैंग युआन उसे इंटेरोगेट करने के लिए तैयार था, लेकिन नतीजा ये निकला कि मो याओ की विल बेहद कोऑपरेटिव थी। रिफाइनमेंट पाथ से जुड़े फैंग युआन के हर सवाल का उसने जवाब दिया।
सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि हर बात को खोलकर समझाया। उसकी बातों से फैंग युआन को बहुत गहरी इनसाइट्स मिली। लेकिन जैसे ही फैंग युआन ने स्पिरिट एफिनिटी हाउस से जुड़ी जानकारी पूछी, मो याओ की विल ने अचानक एक रिक्वेस्ट रख दी। उसने कहा, मैं इतने सालों से सेंट्रल कॉन्टिनेंट से दूर रही हूं। इन सालों में वहां के लोग और वहां की चीजें मुझे और भी ज्यादा याद आने लगी हैं। अगर तुम मेरे लिए एक मिरर विलो का पेड़ ढूंढ दो तो शायद मेरे दिल की ये तड़प कुछ कम हो जाए। मिरर विलो कोई खास या रेयर चीज नहीं थी। वो एक साधारण पौधा था, बिल्कुल आम विलो पेड़ जितना बड़ा, लेकिन उसके पत्ते आईने जैसे चमकदार होते थे और बेगर मॉथ्स इन्हीं पत्तों को खाया करते थे। पहले रॉकमैन के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुए थे उनमें फैंग युआन ने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से मिरर विलो की एक खेप खरीदी थी और उन्हें यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लगाया था। इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे वहां से एक मिरर विलो उठाया और अपने इमॉर्टल एपर्चर में रख दिया। पहले जमाने में मो याओ की विल धीमे स्वर में बोली, मेरी असली देह और मेरे भाई बोकिंग की पहली मुलाकात इसी मिरर विलो के नीचे हुई थी। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक जीनियस मर जाता है और दुनिया आगे बढ़ जाती है। यह कहते हुए उसने फिर से एक गहरी सांस ली। फिर वो मुड़ी और फैंग युआन की विल की ओर देखते हुए बोली, मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए धन्यवाद। तुम स्पिरिट एफिनिटी हाउस के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन मेरी जानकारी बहुत पुरानी है। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। फैंग युआन की विल ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मिरर विलो के नीचे खड़ी होकर मो याओ की विल ने स्पिरिट एफिनिटी हाउस के अंदरूनी मामलों के बारे में उसे विस्तार से बताना शुरू किया। फैंग युआन उसे ध्यान से सुन रहा था। वह उसकी बातों की तुलना अपने 500 साल के अनुभव से करता जा रहा था। जैसे जैसे तुलना करता गया वैसे वैसे स्पिरिट एफिनिटी हाउस को लेकर उसकी समझ बहुत गहरी होती चली गई। तुम्हारा इमॉर्टल एपर्चर तो पहले ही मर चुका है। यह मिरर विलो उस मौत की एनर्जी से धीरे धीरे सड़ जाएगा और 3 दिन से भी कम समय में ये एक मरा हुआ पेड़ बन जाएगा। क्या अफसोस है। स्पिरिट एफिनिटी हाउस की सारी जानकारी देने के बाद मो याओ की विल ने फिर से एक लंबी सांस ली। लेकिन यह साफ नहीं था कि उसका ये अफसोस मिरर विलो के लिए था या फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर के लिए। अगली बार जब तुम यहां आओ तो क्या एक कप क्विंगपू टी ले आओगे? ये स्पिरिट एफिनिटी हाउस की खास चाय है, बहुत रेयर भी नहीं है। हालांकि मैं इसका स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन इसे देखना चाहती हूं, मो याओ ने कहा। फैंग युआन की विल ने ठंडी हंसी हंसी, लगता है तुम्हें अपनी कैप्टिव हालत का जरा भी एहसास नहीं है। ये मांग वो मांग, क्या फिर से कोई स्कीम बना रही हो? मो याओ की विल हल्की मोहक हंसी हंसी, फैंग युआन तुम जरूरत से ज्यादा विजिलेंट हो। जिस पल तुमने मेरी प्लान को एक्सपोज कर दिया और मुझे इमॉर्टल एपर्चर में फंसाकर सप्रेस कर दिया, उसी पल से मैं कसाई की तख्त पर रखा हुआ मांस बन चुकी हूं। हर समय तुम्हारी निगरानी में हूं। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। तो फिर मैं कैसी स्कीम बना सकती हूं और उसे एग्जीक्यूट कैसे कर पाऊंगी? फिर उसका लहजा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन चलो खुलकर बात करते हैं। भले ही मैं पूरी तरह फेल हो चुकी हूं और अब हालात पलटने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें बहुत अधूरा नतीजा मिलेगा। आखिर सोल सर्चिंग आसान होता है, लेकिन विल सर्चिंग बेहद मुश्किल। अगर तुम विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर होते तो ये मुमकिन था, लेकिन अफसोस विजडम पाथ में तुम्हारी नींव लगभग ना के बराबर है। तुम्हारे सारे जीव वर्म्स बाजार से यूं ही रैंडम खरीदे हुए हैं। विजडम पाथ बाकी पाथ से अलग है। ये रहस्यमय भी है और बहुत जटिल भी। तुम अभी एंट्री लेवल तक भी नहीं पहुंचे हो। मो याओ की विल खुलकर फैंग युआन की आलोचना कर रही थी। उसने कोई बात छुपाई नहीं। आखिर वो जानती थी कि फैंग युआन दिल का बहुत बड़ा है। वो एक रेयर और असाधारण डीमन था। और सच में अगले ही पल फैंग युआन की विल हंस पड़ी। तुम सही कह रही हो। विजडम पाथ में मेरी अटेनमेंट कम है, लेकिन तुम्हारे कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। अब से तुम मेरे इमॉर्टल एपर्चर में रह सकती हो। अगली बार मैं क्विंगपू टी ले आऊंगा। यह कहते हुए उसकी विल आसमान की ओर उड़ गई। इमॉर्टल एपर्चर में एक पतली सी दरार खुली और वो विल सीधा उड़ते हुए फैंग युआन के दिमाग में जा पहुंची। एक ही पल में फैंग युआन को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो इस विल ने मो याओ से हासिल की थी। सच ही था, उसके पास विल्स को सही तरीके से सर्च करने के मेथड्स नहीं थे। सोल सर्चिंग आसान था, लेकिन विल सर्चिंग कठिन, ये बिल्कुल सामान्य बात थी। अगर ऐसा नहीं होता तो जब विजडम पाथ के गू मास्टर्स विल्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से लड़ते तो पकड़े जाने पर वही विल्स अपने सारे सीक्रेट्स दुश्मनों के सामने खोल देती। और ठीक इसी वजह से कि विल सर्चिंग कठिन था, विजडम पाथ के गू मास्टर्स विल्स का इस्तेमाल लड़ाई में करते थे। जहां तक मो याओ की बात थी, वह सच में काफी फॉर्मिडेबल व्यक्ति है, इसीलिए इतिहास में अपना नाम छोड़ पाई। फैंग युआन ने मन ही मन उसकी तारीफ की और चुपचाप एक सांस ली।
मो याओ की विल की पूरी प्लान उजागर हो चुकी थी। वह पूरी तरह हार चुकी थी। वो ना तो खुद को सेल्फ डेटोनेट कर सकती थी, ना ही कोई आखिरी दांव चला सकती थी। वह फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में सील हो चुकी थी और पूरी तरह सप्रेस थी। लेकिन इतनी निराशाजनक हालत में भी उसने हार नहीं मानी। उसने फैंग युआन के साथ कोऑपरेट किया, उसके सवालों के जवाब दिए। ये सब इसलिए था ताकि वो अपनी वैल्यू दिखा सके और अपने लिए थोड़ा और समय खींच सके। अगर कभी फैंग युआन को कोई बड़ा खतरा आ जाए, अगर उसका इमॉर्टल एपर्चर टूट जाए, या अगर वो किसी के हाथों पकड़ा जाए या बैटलफील्ड में मर जाए, तो उस हालत में मो याओ की विल को आज़ादी पाने का मौका मिल सकता था। मो याओ की विल ने हार नहीं मानी थी। उसका ये जिद्दी और न झुकने वाला रवैया फैंग युआन के दिल में उसके लिए सम्मान पैदा कर रहा था। बेशक अगर फैंग युआन के पास सही मेथड्स होते और वो विल्स को सर्च कर सकता, तो वो बिना देर किए वार कर देता। लेकिन फिलहाल मो याओ की विल उसके साथ कोऑपरेट कर रही थी और यही उसके लिए ज्यादा फायदेमंद था। अगर मुझे सच में कोई विजडम पाथ इनहेरिटेंस मिल जाती तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। लेकिन अफसोस विजडम पाथ बहुत रहस्यमय और गहरी है। विजडम पाथ गू मास्टर्स और गू इमॉर्टल संख्या में बेहद कम है, और मेरी यादों में विजडम पाथ की कोई इनहेरिटेंस मौजूद नहीं है। पहले फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन से विजडम पाथ के कुछ बिखरे हुए गू वर्म्स इकट्ठा किए थे। उससे विजडम पाथ में उसकी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन अब वो बैंकरप्ट हो चुका था। उसके पास खरीदने की लगभग कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो इस हल्की सी प्रोग्रेस को भी आगे नहीं बढ़ा सकता था। जहां तक रेड लोटस डीमन वेनरेबल की इनहेरिटेंस की डिटेल्स की बात थी, उसने इसके बारे में पूछा ही नहीं, क्योंकि मो याओ की विल ये बात जानती थी कि फैंग युआन के पास अभी उसे डील करने के मेथड्स नहीं हैं। दोनों ही स्मार्ट लोग थे। वे जानते थे कि जबरदस्ती पूछना मुमकिन नहीं था। मास्टर, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का रिप्लाई आ गया है। इसी वक्त लिटिल हु इमॉर्टल उसके पास प्रकट हुई। उसके हाथ में एक रैंक 5 लेटर जू था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने अचानक रॉकमैन की खरीद बंद कर दी थी। कुछ समय पहले फैंग युआन ने इस बारे में टटोलने के लिए उन्हें एक लेटर भेजा था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का रिप्लाई बहुत तेजी से आ गया। फैंग युआन ने लेटर गू लिया और अपनी कॉन्शियसनेस उसमें डाल दी। लेटर की कंटेंट काफी सख्त लहजे में लिखी हुई थी। उन्होंने मांग की थी कि फैंग युआन तुरंत गट्स गू की ट्रेड शुरू करे, वरना इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ये ऐलान कर देगा कि फैंग युआन सेक्ट का ट्रेटर है और वे ग्यू इमॉर्टल्स को मोबिलाइज करके हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करेंगे। 1 साल पहले फैंग युआन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके सबकी नाक के नीचे से हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड छीन ली थी। ये ठीक वैसा था जैसे किसी ने सीधे बाघ के मुंह से खाना छीन लिया हो। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने तुरंत रिएक्शन लिया। उन्होंने फैंग युआन और फैंग जेंग की शक्ल की समानता का इस्तेमाल करते हुए यह ऐलान कर दिया कि फैंग युआन असल में इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का ही डिसाइपल है, जिसे उन्होंने चुपचाप सीक्रेटली पाला पोसा था। इस ऐलान के बाद बाकी 9 सेक्ट्स ने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की जीत को मान लिया। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की प्लान साफ थी। पहले बाकी 9 कंपेटिटर्स को हटाना और फिर अकेले फैंग युआन से निपटना। उनका इरादा था हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना। ये सब देखकर फैंग युआन खुश हुआ। आखिरकार सिर्फ इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से निपटना और एक साथ 10 ग्रेट सेक्ट से भिड़ना, इन दोनों की डिफिकल्टी में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि फैंग युआन ने चुपचाप इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के इस झूठ को मान लिया कि वो उनका डिसाइपल है। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड टीएनटी माउंटेन पर स्थित है। यहां तक कि 10 ग्रेट सेक्ट्स भी यूं ही उस पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पब्लिक एंगर भड़क जाएगा। लेकिन अगर वे ये ऐलान कर दें कि मैं सेक्ट का ट्रेटर हूं, तो उनके पास हमला करने का परफेक्ट रीजन होगा। फैंग युआन गंभीर चेहरे के साथ पूरी सिचुएशन पर सोच रहा था। वो डरा हुआ नहीं था। ये सब उसने 1 साल पहले ही सोच कर रखा था। बस उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का धैर्य इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। फैंग युआन हंसा और लिटिल हु इमॉर्टल से बोला, ताइबाई युनशेंग को यहां ले आओ। ताइबाई युनशेंग ने यह खबर सुनी तो उसका चेहरा तुरंत भारी हो गया। अब हम क्या करेंगे? इमॉर्टल क्रेन सेक्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट की 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स में से एक है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स की सुपर ट्राइब से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर उन्होंने सच में हमला कर दिया तो हम दोनों उन्हें रोक नहीं पाएंगे। फैंग युआन हंसा। ओल्ड बाय, ओ ओल्ड बाय, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया था कि इस मुश्किल सवाल पर तुम्हारी राय पूछ सकूं। लेकिन तुम तो मुझसे मिलते ही मुझसे ही सवाल पूछने लगे। ताइबाई युनशेंग ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म और झेप दिखी। वो भौहें सिकोड़कर सोचने लगा। आखिरकार उसे एक आइडिया आया। हमने हे लू लैन से अलायंस की थी ना, हम उससे मदद मांग सकते हैं। साफ था कि हे लू लैन की बैटल स्ट्रेंथ
ताई बाई यू शेंग के दिल में गहराई से बैठ चुकी थी। लेकिन फांग युआन ने सिर हिलाया। भले ही हे लुलान के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक हो, और वो अगर सक्सेसफुली गू इमॉर्टल बन भी जाए, फिर भी हम तीनों मिलकर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को नहीं रोक सकते। ये कहते हुए फांग युआन ने हल्की सांस ली। तो फिर क्या करें? क्या करें? ताई बाई यूशेंग आगे पीछे टहलने लगा, जोर लगाकर सोच रहा था। फांग युआन उसे देखता रहा, मुस्कुराता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अचानक ताई बाई यूशेंग रुक गया। उसने अपने सिर पर हाथ मारा। मुझे याद आया, मास्टर ने तुमसे ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करने को कहा था ना? हम ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी ताकत दिखाकर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को थ्रेटन कर सकते हैं। लेकिन फांग युआन ने फिर से सिर हिलाया। ज़ॉम्बी अलायंस की स्ट्रक्चर ढीली है, उसमें बाइंडिंग फोर्स बहुत कम है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ज़ॉम्बी अलायंस ब्रांच इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के सामने कहीं टिकती ही नहीं। उससे कोई डर पैदा नहीं होगा, और अगर मैं ज़ॉम्बी अलायंस का सहारा लूं तो मुझे अपने कुछ बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। मुझे डर है कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से पहले ज़ॉम्बी अलायंस ही सबसे ज़्यादा फायदा उठा लेगी। ये भी नहीं चलेगा। तो फिर अब क्या करेंगे? ताई बाई यूशेंग ने कड़वे चेहरे के साथ फांग युआन की तरफ देखा। लेकिन तभी उसने फांग युआन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान देख ली। वो चौंक गया। फिर समझते ही फांग युआन की तरफ उंगली उठाकर हंसते हुए डांटा, क्या जूनियर ब्रदर हो तुम भी? इस सीनियर ब्रदर को बेवकूफ बना रहे थे, मेरी परेशानी देखकर मजे ले रहे थे। तुम इतना कॉन्फिडेंट लग रहे हो, साफ है कि तुम्हारे पास पहले से प्लान है। हा हा, ओल्ड बाई, तुम्हारी नज़र कमाल की है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल पाया। फैंग युआन ने जोर से हंसते हुए मान लिया। तो फिर मेथड क्या है? अब बताओगे या नहीं? फैंग युआन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें इस मैटर की बैकग्राउंड पहले ही बता चुका हूं। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने मुझे अपना डिसाइपल इसलिए बताया क्योंकि वे बाकी 9 ग्रेट सेक्ट्स की इंटरफेरेंस से डरते हैं। यही उनकी वीकनेस है, और इसी वीकनेस को मैं ब्रेक थ्रू बनाने वाला हूं। तुम क्या करने वाले हो? फैंग युआन ने कोई बात छुपाई नहीं। मैं स्पिरिट एफिनिटी हाउस को एक लेटर भेजने वाला हूं। यही हमारा पहला कॉन्टैक्ट होगा। इसी पर्पस से फैंग युआन ने पहले मो याओ से स्पिरिट एफिनिटी हाउस की इन्फॉर्मेशन ली थी। ताई बाई यूशेंग फिर से घबरा गया। अब रिलेशनशिप बनाना और सिर्फ एक लेटर भेजना, क्या ये बहुत देर नहीं हो चुकी? 10 ग्रेट सेक्ट्स आपस में कम्पीट भी करती हैं और कोऑपरेट भी। क्या ये मुमकिन नहीं कि स्पिरिट एफिनिटी हाउस तुम्हारा लेटर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को दे दे गुडविल दिखाने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फैंग युआन का भरोसा अडिग था, क्योंकि ये लेटर बहुत ही स्पेशल है। उसके दिमाग में एक के बाद एक इंस्पिरेशन की चमक फूटने लगी। अनगिनत तरह की सामग्री और जीव कीड़े मिलकर उसके मन में ढेरों अलग अलग आइडियाज बना रहे थे। लेकिन उसी के साथ उसके दिमाग के थॉट्स भी बहुत तेजी से खर्च हो रहे थे। इतनी जबरदस्त खपत तो फांग युआन की अपनी सोचने की लिमिट से भी कहीं ज्यादा थी। रैंक 9 ज्यू की ताकत सच में डराने वाली है। असल में मैंने विजडम ज्यू को रिफाइन भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ उसकी लाइट ऑफ विजडम का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूं। विजडम लाइट हालो से बाहर निकलते हुए फांग युआन ने हैरानी और गहरी सांस के साथ ये बात कही। वो इस समय ग्रूअल मड इमॉर्टल ज्यू की रिफाइनमेंट रेसिपी को डिड्यूस कर रहा था और उसे और बेहतर बना रहा था। पहले जब वो सिर्फ मौजूदा हालात या अपने शरीर में आए बदलावों के बारे में सोचता था, तब बात अलग थी। लेकिन किसी इमॉर्टल ज्यू की रेसिपी को पूरा करना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। एक ही ज्यू रिफाइनमेंट सामग्री के सेट में दसियों नहीं, बल्कि सैकड़ों अलग अलग मटीरियल्स होते हैं। ऊपर से अलग अलग ज्यू वर्म्स की ग्रुपिंग और आपसी तालमेल का हिसाब भी लगाना पड़ता है। इसी वजह से फैंग युआन के दिमाग में मौजूद विल्स बेहद डरावनी रफ्तार से खत्म हो रही थीं। कई दिनों में जमा की गई विल्स बस दर्जन भर सांसों के भीतर ही पूरी तरह खर्च हो गईं, और इसका नतीजा ये निकला कि ग्रूअल मड जीयू की रेसिपी की डिडक्शन में सिर्फ 0.1% से भी कम की तरक्की हो पाई। लेकिन अगर इतनी सी प्रोग्रेस भी मुझे अकेले करनी पड़ती और लाइट ऑफ विजडम की मदद न होती तो कम से कम आधा साल लग जाता। फैंग युआन ने मन ही मन अंदाजा लगाया। दर्जन भर सांसों के बदले आधे साल का समय, यही विजडम जीयू की भयानक ताकत को दिखाने के लिए काफी था। लेकिन फांग युआन इससे संतुष्ट नहीं था। इमॉर्टल ज्यू की रेसिपी को डिड्यूस करने में सोच के बहुत ज्यादा पहलुओं को देखना पड़ता था। उसकी विल्स बहुत तेजी से खर्च हो रही थीं और मात्रा भी बेहद ज्यादा थी। कई दिनों में जो विल्स वो जमा करता था वे कुछ ही पलों में पूरी तरह खत्म हो जा रही थीं। नतीजा ये था कि वो ज्यू रेसिपी का 0.1% से ज्यादा हिस्सा डिड्यूस ही नहीं कर पा रहा था।
फैंग युआन की असली योजना ये थी कि विजडम गू की मदद से वो इमॉर्टल गू की रेसिपीज डिड्यूस करेगा और फिर उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में बेचकर मुनाफा कमाएगा। लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी। इमॉर्टल ग्यू की रेसिपी डिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा विल्स चाहिए, लेकिन मॉर्टल ग्यू हर बार बहुत थोड़ी सी विल ही पैदा करते हैं। इन दिनों मैं इन्हें पूरी ताकत से इस्तेमाल कर रहा हूं, लगभग उनकी लिमिट तक पहुंचा चुका हूं। अगर इससे ज़्यादा दबाव डाला तो मॉर्टल ग्यू डैमेज हो जाएंगे, जब तक कि मैं रैंक 6 डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन ग्यू का इस्तेमाल न करूं। फैंग युआन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने एक बार कोशिश करने का फैसला किया। उसने ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस की एक बूंद खर्च की और डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन ड्यू को एक्टिवेट किया। झपाक। इमॉर्टल ड्यू उसके सिर के ऊपर तैरने लगा और उससे तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी जैसे आसमान से बहती हुई नदी बन गई और सीधे फैंग युआन के दिमाग में उतर गई। ये जॉयफुल विल इतनी बड़ी मात्रा में पैदा हुई थी कि तुलना ही बेकार लगती थी। रैंक 5 मॉर्टल विजडम पाथ ग्यू जो विल पैदा करते थे, उनके सामने वो बस पानी की एक छोटी सी पडल जैसी थी, जबकि ये जॉयफुल विल तो मानो एक भव्य नदी की तरह उमड़ रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, ये सच में इमॉर्टल ग्यू है। फैंग युआन खुशी से भर उठा। जॉयफुल विल लगातार बहती रही और उसके भीतर भरती चली गई। काफी देर बाद जाकर यह प्रक्रिया रुकी। फैंग युआन के विशाल दिमाग में अब उसका लगभग 1/3 हिस्सा जॉयफुल विल से भर चुका था। स्पेशल विल का रंग सुनहरा होता है, बिल्कुल रेत के दानों जैसा, जबकि जॉयफुल विल चमकीले पीले रंग की थी। मतलब अगर मैं डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन ड्यू को 3 बार एक्टिवेट करूं तो मेरा दिमाग पूरी तरह भर जाएगा। तभी तो ट्रेजर येलो हेवन के बाजार में ऐसे विजडम पाथ ग्यू मिलते हैं जो दिमाग को और स्पेशियस बना देते हैं। इस प्रयोग से फैंग युआन को एक नई समझ मिली। स्ट्रेंथ पाथ गू वर्म्स गू मास्टर के शरीर को बदलते हैं। इसके उलट विजडम पाथ गू वर्म्स इंसान के दिमाग को बदलते हैं। फैंग युआन एक बार फिर विजडम लाइट हालो में दाखिल हुआ और गहरी सोच में डूब गया। यूफोरिया। यह एहसास तो हद से ज्यादा शानदार था, जैसे उस पर कोई भी सीमा बंधी ही न हो। सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे रहा था। कोई भी मुश्किल सवाल हो, पल भर में उसका ब्रेक थ्रू मिल सकता था। बस फर्क इतना था कि जितनी ज्यादा मुश्किल समस्या होती उतनी ही ज्यादा विल खर्च होती। ढेर सारी रिफाइनमेंट मटेरियल्स को एक एक करके चुना जा रहा था। अनगिनत ग्यू वर्म्स को बिजली की रफ्तार से ग्रुप्स में जोड़ा जा रहा था, फिर परखा जा रहा था और उसके बाद तुरंत उन्हें फिर से अलग कर दिया जा रहा था। फैंग युआन अपनी जबरदस्त काबिलियत दिखा रहा था। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में अब कोई भी समस्या नहीं है जो उसे परेशान कर सके। यह एहसास बेहद शानदार था। लेकिन जैसे ही सारी जॉयफुल विल खत्म हो गई, फैंग युआन ने अनिच्छा से लाइट ऑफ विजडम को छोड़ दिया। उसे ऐसा लगा जैसे बस दर्जन भर सांसों का ही वक्त बीता हो, लेकिन असलियत में पूरे 7 मिनट निकल चुके थे। फू। फैंग युआन ने भारी मैली सी सांस बाहर छोड़ी और सिर हिलाया। लाइट ऑफ विजडम से बाहर निकलते ही वो तुरंत अपनी पुरानी हालत में लौट आया। वो फिर वही ज़ॉम्बी था जिसकी सोचने की क्षमता सुस्त और भारी थी। ये फर्क ऐसा लगा मानो सीधे स्वर्ग से उठाकर नरक में फेंक दिया गया हो। फैंग युआन ने गहरी सांस ली, अपने जज्बातों को संभाला और फिर अपने किए हुए काम के नतीजों को देखने लगा। ग्रूअल मड इमॉर्टल ड्यू की रेसिपी की डिडक्शन में अब पूरे 1% की तरक्की हो चुकी थी। पहले के मुकाबले ये एक बहुत बड़ी प्रगति थी। फैंग युआन ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने फिर से सिर हिला दिया। वो चुपचाप अंडरग्राउंड केव से बाहर निकला और डांगहन माउंटेन के पैलेस की ओर चला गया। जूनियर ब्रदर, हालात कैसे हैं? ताई बाई यूनशेंग काफी देर से पैलेस के अंदर इंतजार कर रहा था। फैंग युआन को देखते ही उसने फिक्र भरे लहजे में जल्दी से पूछा। उसके पूरे शरीर पर धूल और रेत जमी हुई थी। वो अभी अभी हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के पश्चिमी इलाके की जांच करके लौटा था। बैठो। फैंग युआन ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा और खुद कुछ बड़े कदम चलकर मेन सीट पर जा बैठा। ताई बाई यूशेंग ने फैंग युआन के सबसे पास वाली सीट चुनी और बैठते ही उसे उत्सुक नजरों से देखने लगा। उसे पता था कि फैंग युआन विजडम गू की मदद से इमॉर्टल गू की रेसिपी डिड्यूस कर रहा है। कुछ समय पहले वो फैंग युआन के साथ अंडरग्राउंड केव में भी गया था और दूर से विजडम ज्यू को देखा था। वह कुछ समय पहले ही फैंग युआन से एक लाइफ स्पैन गू हासिल कर पाया था। उसकी उम्र सीमित थी, इसलिए वो इस लेजेंडरी ग्यू वर्म के बहुत पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। फैंग युआन पत्थर के ब्लॉक पर ऐसे टिक कर बैठा था जैसे वो कोई कुर्सी हो। उसके पैर फैले हुए थे। उसकी एक जोड़ी बाहें उसके पैरों पर रखी थीं। एक जोड़ी उसके पेट के ऊपर क्रॉस करके रखी थी, दूसरी जोड़ी सीट के हैंडल पर थी और आखिरी जोड़ी उसकी छाती पर क्रॉस की हुई थी। वो एकदम भव्य मुद्रा में बैठा था, बिल्कुल अडिग पहाड़ की तरह।
न पूरी तरह हिलता न बोलता, मानो कोई विशाल मूर्ति हो। उसने गहरी सांस ली और बोला, मॉर्टल जू ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। मैंने विजडम पाथ इमॉर्टल गू डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन को इस्तेमाल करके देखा। उससे जो जॉयफुल विल की नदी पैदा हुई, उसने लाइट ऑफ विजडम के तहत मेरी गू रेसिपी डिडक्शन को पूरे 1% आगे बढ़ा दिया। ताई बाई यूशेंग यह सुनते ही जोश में अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर साफ खुशी झलक रही थी। 1%? जैसा कि उम्मीद थी, रैंक 9 विजडम जू सच में कमाल का है। इसका मतलब अगर हम इसे 100 बार इस्तेमाल करें तो हम पूरी इमॉर्टल जू रेसिपी डिड्यूस कर सकते हैं। इन इमॉर्टल जू रेसिपीज को हम ट्रेजर येलो हेवन में बेच सकते हैं। ये तो एक ऐसा विशाल खजाना होगा जिससे कभी न खत्म होने वाला मुनाफा निकलेगा। उस वक्त हमारे पास इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की कभी न रुकने वाली धारा होगी। कौन सोच सकता था कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी जूनियर ब्रदर को इतने बड़े फायदे मिल सकते हैं। इन दिनों ताई बाई यूनशेंग लगातार कल्टिवेशन रिसोर्सेज को लेकर परेशान था। उसने महसूस किया कि गू इमॉर्टल बनने के बाद कल्टिवेशन रिसोर्सेज की ज़रूरत कई गुना बढ़ जाती है। जब गू मास्टर कल्टिवेट करता है तो वो अपने एपर्चर को पोषित करता है, लेकिन जब जू इमॉर्टल कल्टिवेट करता है तो वो अपने इमॉर्टल एपर्चर को पोषित करता है। इमॉर्टल एपर्चर को नर्चर करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आखिरी लक्ष्य सबका एक ही होता है, इमॉर्टल एपर्चर की छोटी सी दुनिया को और ज़्यादा जीवंत और विविध बनाना। इमॉर्टल एपर्चर में ज़्यादा तरह तरह के पौधे लगाना, उसमें और जानवर लाना, जीवन के चक्र को बेहतर बनाना और एक सही फूड चेन स्थापित करना। जीव वर्म के अलग अलग समूहों को पालना और उनका पोषण करना। इमॉर्टल एपर्चर जितना ज़्यादा समृद्ध होता है, उसमें लाइफ फोर्स उतनी ही ज़्यादा होती है और उतनी ही तेज़ी से इमॉर्टल एसेंस इमॉर्टल एपर्चर के भीतर पैदा होती है। यही गू इमॉर्टल्स का कल्टिवेशन पाथ होता है और यही उनका आगे बढ़ने का तरीका होता है। इसी वजह से ट्रेजर येलो हेवन में सिर्फ गू वर्म्स और गू रेसिपीज ही नहीं बिकते, बल्कि बीस्ट ग्रुप्स, अलग अलग तरह की वेजिटेशन, रहस्यमय पत्थर, कीमती पानी और ऐसी बहुत सी चीज़ें भी बेची जाती हैं। ताई बाई यूशेंग के चेहरे पर छाई उत्साह की चमक को देखकर फांग युआन ने संतोष से सिर हिलाया। लगता है हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की जांच करने और गू इमॉर्टल्स के कल्टिवेशन पाथ से परिचित होने के लिए जो तरीका मैंने तुम्हें अपनाने को कहा था, वो काफ़ी असरदार साबित हुआ है। तुमने आखिरकार कल्टिवेशन रिसोर्सेज की अहमियत समझ ली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमॉर्टल ग्यू रेसिपीज बेचना भले ही बहुत मुनाफे का सौदा हो, फिलहाल हम ये काम नहीं कर सकते। अरे, ऐसा क्यों? ताई बाई यूशेंग पूरी तरह उलझ गया, क्योंकि इसमें लगने वाला इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और बोला, बिना कुछ के कुछ हासिल करने के लिए अगर हमें रैंक 6 इमॉर्टल ग्यू की रेसिपी डिड्यूस करनी हो तो कम से कम 100 से ज़्यादा ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस खर्च करनी पड़ेगी। जूनियर ब्रदर, लेकिन तुमने तो इस इमॉर्टल ग्यू रेसिपी का 1% डिड्यूस कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि जो रेसिपी मैं डिड्यूस कर रहा था वो ग्रूअल मड इमॉर्टल ग्यू की रेमनेंट रेसिपी थी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि पहले मैं ग्रूअल मड के व्यापार में शामिल रहा हूं और उसी दौरान मुझे ग्रूअल मड इमॉर्टल ग्यू की कई रेमनेंट रेसिपीज मिली थीं। लेकिन उन सभी रेमनेंट रेसिपीज को छांटने और मिलाने के बाद भी मेरे हाथ में सिर्फ ये 60% वाली रेमनेंट रेसिपी ही आई। फैंग युआन ने जवाब दिया। ताई बाई यूशेंग कोई मूर्ख नहीं था। फैंग युआन की बात सुनते ही वो तुरंत सब समझ गया। लाइट ऑफ विजडम के सामने फैंग युआन के लिए कोई भी समस्या नहीं रहती थी। सामान्य हालात में अगर ग्यू रेसिपीज डिड्यूस करते समय कोई कठिनाई आ जाती तो उसे सुलझाना बेहद मुश्किल होता। अगर किस्मत साथ देती एंड अचानक इंस्पिरेशन मिल जाती तो हल निकल आता। लेकिन अगर किस्मत खराब होती और समस्या हल ना होती तो वो सालों तक बल्कि दशकों तक उसी जगह अटका रह सकता था बिना किसी प्रगति के। लेकिन विजडम ग्यू के साथ फैंग युआन को गू रेसिपीज डिड्यूस करते समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर किसी वजह से उसकी अपनी नींव कमज़ोर होने के कारण कोई समस्या हल न हो पाए तो उसे बस और ज़्यादा सोचना होता था। लाइट ऑफ विजडम के तहत सोचते हुए उसे सिर्फ ज़्यादा विल्स खर्च करनी पड़ती थीं और समस्या अपने आप सुलझ जाती थी। इस तरह इमॉर्टल ग्यू रेसिपीज को डिड्यूस करना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आसान होता चला जाता है। 60% की रेमनेंट रेसिपी का मतलब ये होता है कि उसके पास पहले से ही एक मोटी दिशा मौजूद है। इससे फैंग युआन बड़ी मात्रा में जू रिफाइनमेंट एलिमेंट्स को सीधे बाहर कर सकता था। इसी आधार पर उसने डिडक्शन को 1% आगे बढ़ाया था। यानी अगर वो बिल्कुल शून्य से कुछ भी ना होते हुए रेसिपी डिड्यूस करना शुरू करता तो ये काम बेहद कठिन होता। शायद वो 1% तक भी कभी नहीं पहुंच पाता। फैंग युआन ने आगे कहा, मेरे पास सिर्फ 18 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बीड्स हैं और तुम्हारे पास 26 हैं। हु इमॉर्टल ब्लेसेड लैंड के पास बाई हु की इमॉर्टल एसेंस की कुल 64 बीड्स ही हैं। लेकिन तुम और हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट
दोनों विजडम लाइट हेलो के नीचे नहीं आ सकते। मान लो मैं डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इमॉर्टल जू तुम्हें उधार भी दे दूं, तब भी तुम्हारे द्वारा बनाई गई जॉयफुल विल मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस हालत में ग्रूअल मड की रेमनेंट रेसिपी ही सबसे ज़्यादा उम्मीद जगाने वाली है, लेकिन इसके लिए भी हमें लगभग 40 इमॉर्टल एसेंस बीड्स खर्च करनी पड़ेंगी। और ये मत भूलो कि इस समय हम सुरक्षित नहीं हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स और इमॉर्टल क्रेन सेक्ट दोनों हमसे परेशानी मोल लेने वाले हैं। खासकर अगर विजडम जू का भेद खुल गया तो मुझे डर है कि पांचों क्षेत्रों के हर गू इमॉर्टल में हमें मार डालने की किलिंग इंटेंट जाग जाएगी और वे सब हमारी तरफ टूट पड़ेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और हमें दुश्मनों और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए कुछ ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बचाकर भी रखनी होगी। टाई बाई यू शेंग ने सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली, जमीन की ओर देखा और निराशा के साथ इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। लेकिन अगले ही पल उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी। मुझे एक आइडिया आया है। जूनियर ब्रदर, मुझे याद है तुमने मुझे लांगया लैंड स्पिरिट वाली बात बताई थी। मास्टर ने तुम्हें 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के रहस्य बताए थे, और जब तुमने लांगया लैंड स्पिरिट से मदद मांगी तो तुमने कहा था कि ये सब तुमने खुद डिड्यूस किया है। इस वजह से लांगया लैंड स्पिरिट ने मान लिया कि तुम विजडम पाथ गू मास्टर हो और वो तुम्हारे साथ गू रेसिपीज को परफेक्ट करने में सहयोग करना चाहता था। ओह! फैंग युआन ने जैसे अचानक कुछ याद आ जाने का नाटक किया और चेहरे पर सही मात्रा में उत्साह दिखाया। ऐसी बात थी? आहा, ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरा दिमाग सच में बेकार हो गया है। मैं ये बात सोच ही नहीं पाया। ओल्ड बाय, तुम पूरी तरह सही कह रहे हो। इस समय मेरे पास जो सबसे बेहतरीन रेमनेंट रेसिपी है वो यही 60% वाली ग्रूअल मड इमॉर्टल ड्यू रेसिपी है। लांगया लैंड स्पिरिट के हाथ में ज़रूर और भी कई रेमनेंट रेसिपीज होंगी। शायद ऐसी रेमनेंट रेसिपीज भी हों जिनकी कंप्लीशन रेट इससे कहीं ज़्यादा हो। जूनियर ब्रदर, तुम लांगया लैंड स्पिरिट से परिचित हो और लांगया ब्लेस्ड लैंड में घुसने का तरीका भी जानते हो। हम पूरी तरह लांगया लैंड स्पिरिट के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। टाई बाई यू शेंग ने इस शानदार योजना के बारे में सोचा और दिल खोलकर जोर से हंस पड़ा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि फैंग युआन ने अपनी मुश्किल को हल करने के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। लेकिन क्या लांगया लैंड स्पिरिट उसकी चालाकी को पकड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये प्लान फेल हो गया तो क्या फैंग युआन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा? अगले एपिसोड में होने वाला है एक ऐसा धमाका जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है।